यहाँ से इसका ना नेम स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग लगाकर आप कोई से भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डॉट नेम, कर्ली ब्रेसेस में आएगा, कर्ली ब्रेसेस सेल्फ डॉट नेम, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट के ऐसे ही बना दिया। अच्छा पहले मैं इतना कोड रन करके देख लेता हूँ, पहले डिलीट वाला बाद में समझते हैं पहले। चीजें मौसम में आप कर दो, लाइव बेहतर रहेगा ना। देखिए रिकॉर्डिंग बनी रहे, पता नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग का वो ऑप्शन है डिसेबल रहेगा। अच्छा ठीक है, आपके सामने आउटपुट शो हो रहा होगा यहाँ पर, मैं एक तरह जूम भी कर देता हूँ। मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। अच्छा जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो कर ले। अच्छा यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो गया होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, सही है। सेल्फ के थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, यही मैंने था नाम प्रिंट कराया था। कहाँ गया? यहाँ पे, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको, पहले मैं ट्राई करता हूँ उसको सेल्फ कीवर्ड के बगैर, क्या रन करेगा या नहीं करेगा। ठीक, इसने एरर दे दिया यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पे हटा के दिखा देता हूँ फिलहाल, रन कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा कर रहा है भाई, विदाउट सेल्फ भी रन करता है। सही है, नीचे मैंने क्या नोट करी, चाहे विदाउट सेल्फ भी रन कर लेगा। एक मिनट ऑब्जर्व करिए आज। सही है, पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा यहाँ पे रेफरेंस नोड को इसलिए दिखा रहा है, पहले भी बना हुआ है ऑलरेडी, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट का फंक्शन रन करूंगा। अब डिलीट का फंक्शन में भी ये रिजर्व कीवर्ड है EL का। हाँ बोलो। हाँ हमसे भाई 2 मिनट रुक जाए, ये मौसम भाई लाइव कर लेना, देन उसके बाद स्टार्ट। जब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, तब तक लाइव हो जाए ताकि रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास पड़ा रहे। जी आप लोग कंटिन्यू रखें, मैं 2 मिनट में इसको लाइव कर दूँ। चलो ठीक। हाँ कोडिंग हमजा भाई अपनी गिटहब शेयर करते हैं, उसको लिख के आते हैं। हाँ कंटिन्यू करें आप। अच्छा अब ये जैसे आप इनिट इनिशियलाइज हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, इनिशियलाइज हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ से वैल्यू पास करी, मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैंने भी अपना नाम करा है तो यहाँ से यहाँ पे पास हो जाएगा हमजा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब बाकी है डिलीट की। अच्छा ये रेफरेंस काउंट, ये एडिशनल ये काम है, करना है तो कर ले, चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी बार क्रिएट, इसका रेफरेंस कितनी दफा क्रिएट हुआ। सही है। अब हमारी जो मेन चीज है वो है इनिशियलाइज और डिलीट। सही है। अब डिलीट का मैसेज, अच्छा ये भी रिजर्व कीवर्ड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिलीट है, ये ऑटोमेटिक सारे काम करेगा, आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो अब हमने इसका मैसेज का कुछ नहीं करा, इसमें सेल्फ पास कर दिया, सेल्फ डॉट नेम जो मेरा नेम है उसको ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, सिंपल एज दैट। यहाँ पर ही मैंने डिलीट इस कीवर्ड से सब वाकिफ होंगे डिलीट का। सही है, तो मैंने सिंपल अपने जो ऑब्जेक्ट था इसको डिलीट करा दिया। और लास्ट में मैंने इसको जीसी जो मैंने इंपोर्ट कराया था, तो उसके अंदर से कलेक्ट का मेथड होता है, उसको मैंने कॉल करा दिया। इसका मतलब जो आपका डेटा है जो डिलीट हुआ है वो आपका गार्बेज कलेक्शन से या पूरे सिस्टम से आपका डिलीट हो जाएगा इस मेथड को कॉल करने से ऑटोमेटिकली। अब जब मैं कोड रन करूं, मेरा ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हुआ, मुझे रेफरेंस मिला, और अभी यहाँ से डिलीट भी हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पूरे आपके सिस्टम से कोई लिंक नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट अब ऑप्शनली डिलीट हो गया आपके सिस्टम से। आई होप के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया होगा आप लोगों को, तो बताइए आगे चलें फिर। माइक ऑन कर लिया करें, कुछ अगर बोलना हो तो टाइप नहीं करा करें। चलें, डिलीट से रिपीट, ओके ठीक है। डिलीट कुछ भी मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ। हमने जीसी इंपोर्ट कराया, जीसी क्यों करा, गार्बेज कलेक्टर है ये। सिस्टम सिस्टम ये कराए ना कराए, बात एक ही है, सिर्फ इसके लिए यूज करा हमने कि रेफरेंस काउंट देख सकें मेरा इंस्टेंस कितनी दफा क्रिएट हुआ है। सही है। अब अब मैं क्लास बनाई, क्लास का कीवर्ड है क्लास, और यहाँ पे कोई भी नाम रख देते हैं, एबीसी कुछ भी रख सकते हैं। अब
फंक्शन किससे बनता है, डेफ से, और ये अंडरस्कोर इनिट, ये मेथड है पूरा, ये एज इट इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक बिहेव करेगा इस मेथड को कॉल करने से। इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया सेल्फ का और नेम का। सेल्फ एक कीवर्ड है जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और उसके बाद मैंने एक नेम पास कर दिया कि मुझे नेम एक्सेस करना है। अब मैंने इसको एक्सेस कैसे करूंगा, सेल्फ, सेल्फ डॉट लगाकर जो मेरा पैरामीटर है वो मैं यहाँ पास कर दूंगा, सेल्फ डॉट नेम, ये चीज। ये अच्छा एक बात बता दूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने पास कर दिया नेम, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हमजा लिखते हैं हमजा लिखते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये सेल्फ नेम नेम पास कर दिया। माइक बंद कर लें प्लीज, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अब डिलीट की बारी। सेम कुछ नहीं करा, एक फंक्शन सेम बनाया टैग का डिलीट। अब यहाँ पे रिजल्ट कीवर्ड डिलीट का, क्योंकि मैं सिस्टम से अपने रैम से पूरा जो कलेक्शन है मेरा, इसका कॉन्सेप्ट कैशे से मिलता है, जो अपने लास्ट क्वार्टर में पढ़ा था, इसका कैशे क्लियर है तो उसका गार्बेज कलेक्शन में भी इशू नहीं होगा। तो अब मैंने डेल का कीवर्ड कॉल करा, डेल का मेथड कॉल करा, उसके अंदर सेल्फ पास कर दिया। सेल्फ वैसे कोई काम तो नहीं है, मैंने अभी देख लिया, इसको मैं और स्टडी कर लूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है, शायद अपडेट आई है कोई इस वजह से। सेल्फ, फिर वही काम करा, मैं प्रिंट करा दिया सेल्फ डॉट नेम, जो भी आपको नेम मिलेगा इस जगह से, जो भी आपको मिलेगा वो आप उसका ऑब्जेक्ट डिलीट कर देंगे, सही है। अब मैं यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ, पास कैसे करते हैं, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो किसी भी नेम से वेरिएबल है, माई क्लास, माई क्लास क्या है, ये भी मैंने क्लास बनाई थी, इसको इसके अंदर जो नेम की है, ये क्लास के अंदर है तो मुझे क्लास को कॉल करना लाजमी है, क्लास कॉल करूंगा मैं, देन अपना नाम यहाँ पास कर दूंगा, कोई भी एक्सरसाइज जो भी ऑब्जेक्ट मुझे कराना है मैं इसको पास कर दूंगा। ये चीज एडिशनली है, करने से पता चलता है कि आपका इंस्टेंस कितनी दफा क्रिएट हुआ। इस मेथड को कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और यार ड्यूटर्स भी कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करा दिया डिलीट के कीवर्ड से। डिलीट का कीवर्ड क्या करता है, आपको आपने क्लास में भी पढ़ा था कि वो वैल्यू को डिलीट कर देता है अगर उसको मिलती है तो। उसने डिलीट कर दिया, और यहाँ से हमने जीसी का मेथड कॉल करा, उसके जीसी और उसके अंदर कलेक्ट का मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो गार्बेज कलेक्शन है वो वहां से डेटा को गेट करेगा और उसको पूरा आपके सिस्टम से रिमूव कर देगा। अब बताइए किसी को कोई इशू है या नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा। ताकि मैं थोड़ा सा कि जी और थोड़ा इसको सेल्फ का जो है ना, इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करें इनिट और सेल्फ स्ट्रक्चर को, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी वो जो है सही नहीं है। क्या बोला आपने, मैं सुना नहीं, दोबारा बोलिएगा। ये जो इनिट और सेल्फ का आपने डिफाइन किया ना, उसको प्रॉपर वे में आपने डिफाइन नहीं किया, तो समझ में नहीं आता किसी को किस अंदाज में आपने बताया, उसको चले थोड़ा आसान अंदाज में समझा दें। मैं दोबारा समझा। कंस्ट्रक्टर होता है ना ये इनिट। इसको ड्यूटर्स भी कहते हैं। मतलब ये अच्छा, इनबिल्ट कीवर्ड्स है हमारे पास, इनिट और डिलीट, ये इनबिल्ट फंक्शंस। ये इनबिल्ट फंक्शन, जी बोलिए। सब इनिट और डेल से रिडंडेंट है, इससे मुराद आपकी ये कि इनिट एक बिल्ट इन पाइथन का मेथड है जो हमें ऑब्जेक्ट बना कर देता है क्लास को। जी जी बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा, बिल्कुल। कोई एक बिल्ट इन चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जी लेकिन बिल्कुल, बिल्ट इन चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट डिलीट कराने के लिए इस्तेमाल डिलीट कर, करेंगे। ठीक है, सकते हैं कि डिलीट को अगर हमने यूज करा तो हमने उसके जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन डिलीट तो उसका जो काम है डिलीट करना वो तो है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि जब आप डिलीट करोगे तो ये प्रिंट भी करवा देना साथ में। जी जी बिल्कुल, सही बोला आपने, यही है बिल्कुल। मैं अगेन यहाँ पे मैंने इसमें भी लिख दिया ये यूनिट इनिट आप कंस्ट्रक्टर भी है और ड्यूटर भी है। और इसका क्या मकसद है कि आपका जो इंस्टेंस बन रहा है उसको इनिशियलाइज करें। जैसे आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कोई स्कोप होता है, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू एक्सेस भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड मिलता है इनिट का, ये चीज अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये क्या करता है, ये आपको उन वेरिएबल्स का एक्सेस दे देता है जो इस क्लास में यूज होंगे। आप उसको कहीं पे भी इस क्लास के अंदर उसको प्रिंट करा सकते हैं जहाँ पे आपको नीड हो। जब तक आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा आप उसकी वैल्यू ऐड नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। इनिट इनिट का कॉन्सेप्ट आया थोड़ा सा, और इन्होंने बोला था, बताएं। भाई मुझे तो पहले से क्लियर है, मैं चाह रहा था कि आप जो दूसरे समझ रहे हैं उनको जरा प्रॉपर वे में डिफाइन करें, और अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होना बता रहे हैं।
अच्छा मैं डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है सर, अगर आप agree- बताए अच्छा बताए। भाई सबसे पहले तो सेल्फ का कीवर्ड जो होता है ना, जिस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था, जिसका कीवर्ड वही चीज है, ये सेल्फ जो है वही काम करता है, दिस वाला काम करता है, ठीक है। अच्छा सेल्फ का कीवर्ड लगा क्यों रहे हैं अब हम? भाई सेल्फ का कीवर्ड इस वजह से लगा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास हमारे पास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, एक नक्शा बना हुआ होता है कि भाई हमने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब तक आपका जो है वेरिएबल बनेगा नहीं, ठीक है, मेमोरी में कैसे जाएगा, और मेमोरी को कैसे पता होगा कि फला चीज जो है मेरे पास पड़ी है और उसको मैंने प्रिंट करवाना है? तो ये जो होती है ना, ये हमारे पास इसकी होती है, इसकी एक्टिव हालत नहीं होती, इसकी पैसिव हालत होती है, यानी एक जो है चीज सिर्फ लिखी हुई है, उसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, और जब तक हमने यूज नहीं किया ना, तो हमारे पास मेमोरी में वो कैसे जाएगी? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सेल्फ का कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम करके हम इस तरीके से इसका कीवर्ड लगाते हैं, ताकि उसको पता चले कि अच्छा भाई ये सेल्फ डॉट नेम जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये क्लास में जो हमने डिफाइन किया इनिट के फंक्शन में यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसका इंस्टेंस, जैसे कि सर ने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास, और उसमें हमजा का नेम पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी एक्टिव हालत है, यहाँ पर एक्टिव हो गया, क्यों? क्योंकि जो माई क्लास का सारा काम था, उसके सारे जो फंक्शंस डिफाइन किए गए थे ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। अब हाँ, आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो, ये आपकी एक एक्टिव हालत हो गई, ये चीज एक मेमोरी में वेरिएबल बन के सेव हो गई। अब उसको पता है कि भाई सेल्फ सेल्फ के साथ जो नेम आ रहा है वो क्या है और क्या चीज है, ठीक है। लेकिन जब तक हम क्लास डिफाइन कर रहे हो तो उसको नहीं पता होता कि भाई ये नेम क्या चीज है, किस बला का नाम है, ये कहाँ पर है, तो इसका कोई रेफरेंस नहीं होता हमारी मेमोरी में। तो इस वजह से हम सेल्फ का कीवर्ड यूज करके बताते हैं कि भाई ये जो फला फला जगह पे ऊपर ये लिखा हुआ है ना, इसको हम बता रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है कि ये ऐसी ऐसी वैल्यू होगी। तो इस वजह से हम सेल्फ को यूज करते हैं। इसके बाद आप बात कर ले इनिट की और डेल की, तो बेसिकली ये डुंडर्स भी कहलाते हैं हमारे पास, और कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अच्छा अगर डेल को अभी हम थोड़ा सा साइड करें, पहले इनिट को देखते हैं, ठीक है। तो इनिट क्या है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मेथड है। अब ये यूज क्यों होता है भाई, ये इसलिए यूज होता है ताकि जो चीज हमने डिफाइन की है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई यूजर जो भी वैल्यू देगा ना, हम उसको लिखेंगे, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम ये हमारे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। सेल्फ क्यों लगाया हुआ है, मैंने आपको फिर से बताया, सेल्फ इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम उसको बता सके कि भाई ये वेरिएबल आगे जाके बनेगा, ठीक है, अभी नहीं बन रहा है, ये आगे जाके बनेगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें लिखेंगे तो ये जो है एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये पाइथन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स के कहलाते हैं। जी जी ये जो सेल्फ से मुतालिक आप बात कर रही हैं, सेल्फ उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिस क्लास के अंदर वो कंस्ट्रक्टर बना है इनिट के साथ करके, वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्फ यहाँ पर लिखा गया है। उसके साथ दूसरे हम पैरामीटर्स देंगे जो साथ में जो भी होंगे उसके अंदर जो भी क्लासेस में इस्तेमाल होने हैं, मगर सेल्फ उस क्लास को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहीं आगे उसका इस्तेमाल करने के लिए सेल्फ को इसमें डाला जाता है। ये उसी तरह से जो आप कह रही हैं दिस का इस्तेमाल जो हम करते हैं टाइप्स के उसमें, तो ये सेव वही है, मगर यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में इस्तेमाल में। सबको क्लियर है? सर ने काफी अच्छे से जो है समझाया है, आप लोगों को क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा बाकी और बोलो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सेल्फ से हम वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड सारी चीजें कॉल कर सकते हैं जो क्लास के अंदर। जी बिल्कुल, एंड स्पेशल थैंक्स तो आपका जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करा था। मैं आपका नाम भूल गया, अमजद शायद, सर अमजद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और अच्छा, अब किसी को कोई मसला है तो बताइए यहाँ पर, वरना आगे मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइएगा जरा। आई थिंक ये कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, तो मिस कंटिन्यू करें। मिस अरीबा, सर मैं यही हूँ। कंटिन्यू करें। अच्छा जी, अब चले थे हम पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस की तरफ, ठीक है। अच्छा अब ये क्या चीज है भाई, ये पाइथन में जो है ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक टेक्निक है, ठीक है, पास बाय वैल्यू की और पास बाय रेफरेंस की। अच्छा पास बाय वैल्यू, सबसे पहले तो ये समझें कि पास बाय वैल्यू किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रोजन सेट्स, इसको अभी फिलहाल जहन में रखें। किस तरह यूज होता है, कैसे यूज होता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है पास बाय रेफरेंस।
ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये चीजें, ठीक है। अच्छा, पास बाय वैल्यू में, अच्छा आप लोगों को सबको कोड क्लियर है? सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? मर्जी है आपकी, वैसे अभी कोड समझाएगा भाई जिनको क्लियर होगा। चले ठीक है। अच्छा, पास बाय वैल्यू में क्या होता है, देखें पास बाय वैल्यू में ये होता है कि जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि हमारी हो गई हमारे स्ट्रिंग हो गए, इंटीजर हो गए, ठीक है, ये सारे। अच्छा, इसमें जो है ना स्कोप देखा जा रहा होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू है, हमने एक जो है डिफाइन करा वेरिएबल, ठीक है, उसको हमने प्रिंट करवा के देखा यहाँ पर, ठीक है, बिफोर फंक्शन और नंबर को। अच्छा, इसके बाद वही हमने चीज जो है अपने जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन की, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 करके। अच्छा, इसके अंदर डिफाइन की है, इसका स्कोप कुछ और हो गया है, ठीक है, इसका फंक्शन स्कोप आ गया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर है तो इसका अलग स्कोप आ गया। अब इसके बाद हमने मॉडिफाई वैल्यू नंबर को जो है प्रिंट करवा के, और उसके बाद जो है आफ्टर फंक्शन की जो है वैल्यू लिखी, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन हो आप लोग कर लीजिएगा। के बाद हमने रन करवाया। अच्छा, जब भी इम्यूटेबल चीजों को आप रन करवाएंगे, ठीक है, पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इम्यूटेबल जो है डेटा टाइप दी यहाँ पर नंबर, ठीक है, आपने वो फंक्शन में भी पास कराया, फंक्शन में चेंज भी करवाया, लेकिन वो आपका फंक्शन के अहाते तक ही, फंक्शन के स्कोप तक ही चेंज रहेगा। फंक्शन से बाहर जो है ना, फंक्शन से बाहर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि पाइथन क्या करता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की जो है ना एक कॉपी बनाता है, और कॉपी बना के जो है फंक्शन में दे देता है। जब वो कॉपी बना के जाती है ना उसमें, तो वो उस कॉपी के अहाते तक ही रहता है फंक्शन के अंदर, यानी कि जो चेंजेस किए होते हैं वो फंक्शन तक ही रहते हैं, बाहर वाले वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू का। पहले ये क्लियर हुआ तो बताएं, फिर आगे चले। स्कोप तक ना, फंक्शन के स्कोप तक रहेगा अहाता। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी पहले से आता था कि वेरिएबल की एक जो है लाइफ टाइम होती है, एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है। इसका सबको आइडिया है। अब जब मैंने फंक्शन इसके अंदर डिफाइन करा, ये लोकल है या ग्लोबल है? ये ऑब्वियस सी बात है। लोकल। इस फंक्शन, ये लोकल है, सही है, ये लोकल है। इस फंक्शन की बॉडी इससे किसी फंक्शन के अंदर ये एग्जीक्यूट हो सकता है खाली। अब अगर मैं इसको जैसे यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ ना, इधर इसको प्रिंट मैं इसको एक्स करा दूँ, देखें ये रोल क्या, ये सी एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी इसको स्कोप ही नहीं मिला, ये चीज डिफाइंड ही नहीं है पहले से। इसके कंपेरिजन यहाँ प्रिंट करा दूं, जो कि हो भी रही है यहाँ पर, ये तो इसका हमें पता चला यहाँ पे दो चीजें आपको कवर हुई है, एक तो ग्लोबल लोकल का स्कोप डिफरेंस भी हमें पता चला। अब जैसे ये नंबर 5 है, ये हमारे लिए अभी इस केस में क्या बना हुआ है, ये ग्लोबल है। इसको पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी एक्सेस करूँ, ये मुझे आउटपुट देगा। अगर मैं इस एक्स को कंपेयर करूँ, क्या मैं इसको यूज करूँ, जैसे ये 4 लाइन पे बना हुआ, मैं इसको 20 या 500 लाइन पे यूज करूँ, तो ये एरर देगा कि उसको मिलेगा ही नहीं कोड। सही है, इसका कॉन्सेप्ट ये भी होता है। समझ में आई आपको बात? अच्छा, अब कोड किस तरीके का, थोड़ा उसको समझ लेते हैं फिलहाल के लिए, कि मैंने पहले फंक्शन बनाया। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। दादा, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका किसी भी नाम से, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया एक्स का, कोई सा भी कीवर्ड ले सकते हैं। अब एक्स एक वैल्यू पास करी मैंने 10। अच्छा, हमारे पास म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का डिफरेंस आता है। ये इंटीजर, स्ट्रिंग, या हमारे पास इम्यूटेबल टाइप है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। अब मैंने सिंपल इसको प्रिंट करा, ये फंक्शन के अंदर है, सही है। अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, जस्ट मैंने इसको इनिशियलाइज करा है फंक्शन को। हाँ, कोई एक्स की वैल्यू आएगी जब फंक्शन कॉल होगा, वो एक्स की वैल्यू 10 होगी। अब अब दूसरा, मैंने एक ग्लोबल, इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाया नम के नाम से, तो 5 स्टोर करा दिया। अब मैंने कुछ प्रिंट लगा, एक प्रिंट था जो कि नंबर को कॉल कर रहा है, सही है। अब दूसरा, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया। इस लाइन में देखें, यहाँ पे मैंने फंक्शन पास करा ये वाला, इसके अंदर मैं कोई सा भी आर्गुमेंट ले सकता हूँ। जरूरी नहीं यहाँ पे मैंने एक्स पास करा तो मैं एक्स ही कर लूँ, तो मैं कोई भी पास कर सकता हूँ, नम, सही है। और ये एक मैंने आफ्टर फंक्शन भी लगा दिया कि पता चलेगा फंक्शन के बाद इसका स्कोप कैसा रहा। तो जो इसका आउटपुट है वो आपके सामने है। पहले इसने 5 प्रिंट करा बिफोर फंक्शन, क्योंकि वाली लाइन रन करी। अब हमने फंक्शन कॉल करा इसके बाद वाली लाइन में, सही है। अगर ये रेफरेंस होता, हमने अभी वैल्यू पास करी, पास बाय वैल्यू, अगर ये रेफरेंस होता तो
फंक्शन में तो ये 10 की वैल्यू थी और आफ्टर फंक्शन 5 हुई। अगर ये रेफरेंस वैल्यू होती तो यहाँ पर भी 10 प्रिंट होता, क्यों? वो ओवरराइट हो जाता। अभी हमने वैल्यू ये स्कोप लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस ये होता है, इसने वैल्यू को ओवरराइट नहीं करा। जैसे फंक्शन में 10 थी तो 10 आई, और ग्लोबल में हमारे पास 5 था तो प्रिंट में 5 ही आया। बताइए, क्लियर हुआ? पास बाय वैल्यू क्लियर हुआ? यार अगर कोई फॉर एग्जांपल ग्लोबल लेवल पर कोई वेरिएबल बना होगा तो उसको अगर हमें किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर चेंज करना हो, वैल्यू असाइन करनी हो तो करीब आप रिप्लाई कर रही है। सर आप बताएं। अच्छा, हम यहाँ पे एक्सेस करके देख लेते हैं। बहरहाल मैंने एक नंबर बनाया हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसकी वैल्यू ओवरराइट कर दूं? मैंने एक फंक्शन से पहले यानी ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल बना के ग्लोबल में बना लेता हूँ, चलो उसको मुझे सही है। फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करना है। एक्स इज इक्वल टू, आप मैं इसको 20 कर देता हूँ, ये कह रहे हैं ना? अब ये एक्स 10 हो गया यहाँ पर, ये कह रहे हैं आप? जी। सही है, इसको चेक कर लेते हैं अभी हम प्रिंट कराकर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये मॉडिफाई तो नहीं होगा? मॉडिफाई नहीं होगा ना? हाँ, नहीं हुआ मैं ना, ये पता। कहना चाह रहा हूँ कि मुझे उस ग्लोबल वाले को ही करवाना हो मॉडिफाई, उसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो भी क्या? मेरे पास कोई सिनेरियो ऐसा है कि मुझे वो ग्लोबल जो वेरिएबल बना हुआ है उसी को ही चेंज असाइनमेंट ऑपरेटर से हो जाएगा। नहीं आई थिंक आप जो है ना नॉन लोकल के जो है कीवर्ड के साथ आप इसको कर सकते ट्राई कर लें। आई गेस शायद एक ग्लोबल करके कीवर्ड होता है मुझे याद हैं। ग्लोबल होता है और एक नॉन ग्लोबल होता है, इससे आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा फिलहाल के लिए जो है ना हम इतना ही रखते हैं, इसलिए क्योंकि हमें तो समझ आ रही है बात लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आगे यही कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास स्कोप्स में, तो उसमें हम देख लेंगे फिर। अच्छा, अब ये हो गया म्यूटेबिलिटी का, इम्यूटेबल टाइप का। अब इसको हम चेक करते हैं लिस्ट के थ्रू करके। अब रेफरेंस की बात आ गई, इस पहले इनको रेफरेंस का थोड़ा गाइड कर दे। अच्छा भाई पास बाय रेफरेंस क्या है? देखो पास बाय रेफरेंस ये है, ये पहले तो जो है ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ठीक है। म्यूटेबल यानी कि लिस्ट हमारे पास हो गई, हमारे पास डिक्शनरी हो गई, ये इन चीजों पे लगता है, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम जो भी वैल्यू हमारी देते हैं ना वो क्या होती है, उस वैल्यू का जो है ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बन जाता है, उस वैल्यू के ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बन जाता है, वो रेफरेंस पास होता है। पहले वाले में क्या हो रहा था, पास बाय वैल्यू में उसकी कॉपी बन के पास हो रही थी तो उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है, बाहर वाले पे। अभी जब हम दे रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो जा रहा है अंदर जो है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि इसमें अगर हम अंदर भी चेंज करते हैं ना तो बाहर वाले में भी चेंजेस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसके पास है, एक ही जगह ऑब्जेक्ट बना हुआ है मेमोरी में, जब हम उसी में चेंजेस कर देंगे तो बाहर वाले में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इसका छोटा सा यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सही। सबको? अच्छा, इसको भी एक दफा रन करके देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले कोड समझ लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करा, और एक सिंपल वही फॉर मॉडिफिकेशन का एक, मतलब मैंने लिस्ट कॉल करा दी जो मेरे पास इनिशियल लिस्ट थी। उसके बाद मैंने इसमें अपेंड करा। अपेंड क्या करेगा, वो लास्ट में एक नंबर ऐड करेगा, और उसके बाद ये मॉडिफाई हो जाएगा। सही है। अब अब एक लिस्ट बनाई, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई 1 2 3 की। अब मैंने प्रिंट लगाया बिफोर फंक्शन। बिफोर फंक्शन इसकी वैल्यू कैसी थी? पहले ये वाला प्रिंट आएगा आपका, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी अभी कॉल नहीं हुई। मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं। ठीक, देखिए पहले बिफोर फंक्शन चला, इनिशियल जो हमारे पास वैल्यू थी माई लिस्ट की वो आई। सेकेंडली बिफोर मॉडिफिकेशन भी ये सेम ही रहा, क्योंकि अभी तक मॉडिफाई, अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट को कॉल करा था फंक्शन को। जब फंक्शन कॉल करा तो अब पहले यहाँ पे ये वाला प्रिंट कॉल हुआ, इसके अंदर इनिशियल लिस्ट बनी हुई है स्टिल 1 2 3। अब क्या हुआ, मैंने अपेंड कराया, यहाँ से मेथड स्टार्ट हुआ अपेंड का। इसने इनिशियल लिस्ट में जाके इसने अपेंड किया 4 को। अब मेरे पास अब मॉडिफिकेशन के बाद एक्चुअल लिस्ट क्या आई 1 2 3 4, और वही आफ्टर फंक्शन में हमारे पास प्रिंट हुआ 1 2 3 4। जो अब इस केस में हम देख रहे थे, इस केस में हमारे पास 10 नहीं आ रहा था जबकि 5 ही आ रहा था। अगर मैं दोनों आउटपुट को एक साथ हम आपको देखें,
ये डिफरेंस है। एक तो हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी थी खाली, इसने चेंज नहीं करा उस वेरिएबल को। अब यहाँ पे मैंने पास करा रेफरेंस पूरा, पूरे मेरे जो लिस्ट है उसका मैंने रेफरेंस पास कर दिया। इनिशियल लिस्ट थी 1 2 3, और जब मैंने उसको मॉडिफाई करा दिया, अपेंड का मेथड मैंने कॉल करा, तो मैंने उसके अंदर 1 4 को भी अपेंड कराया। और जब आफ्टर फंक्शन, जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, तो ये ओरिजिनल में चेंज करा इसने। यहाँ पे इसने ओरिजिनल में चेंज नहीं करा था, यहाँ पे इसने अलग अपने रेफरेंस बनाया था। यहाँ पर इसने ओरिजिनल में जाके अपडेट कर दिया, मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो गई। तो ये एक डिफरेंस आता है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का, एक म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। बताइए। इसमें जो है क्या डिफरेंस कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये पास बाय रेफरेंस है या पास बाय वो है वैल्यू है? जैसा मिस हरीबा ने भी डिस्कस करा था कि म्यूटेबल डेटा टाइप पे जो है वो आपका पास बाय रेफरेंस होता है। जो आपकी म्यूटेबल डेटा टाइप जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, इस पे जब आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो वो पास बाय रेफरेंस होगा। क्यों वो इनिशियल वो ओरिजिनल में चेंज करेगा जाकर। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास करी थी, सही है। अब अगर ये पास बाय वैल्यू होता तो उसका आउटपुट आफ्टर फंक्शन भी 1 2 3 आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 4 भी अपेंड हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 भी अपेंड हो गया। और जब पुराने वाले हम वैल्यू की बात करें, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पास करा हुआ था 10। अब ये था लोकल स्कोप में, ये ग्लोबल था। अब अगर ये म्यूटेबल टाइप होती तो यहाँ पर भी 10 प्रिंट होना चाहिए था। क्यों? फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन के बाद नंबर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या आया? 5। सही, थैंक यू। आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये स्वाति भाई आप हैं तो बताइए, जी। स्टार्ट करें आप। लगाए फिर हैशिंग एंड रीहैशिंग। अच्छा अच्छा, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको पहले थ्योरेटिकल समझ लीजिएगा थोड़ा सा। स्टार्ट कर। अच्छा वैसे ये टॉपिक ना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जल्दी करिएगा, टाइम नहीं है। अच्छा, हैशिंग और रीहैशिंग का हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आया हुआ है। इस बेसिक इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यूज में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास ना डेटा साइंस और चीज़ों में यूज में आता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारे पास यूज होता है। ठीक है। अब अगर मैं हैशिंग की बात करूँ तो हैशिंग मैं आसान लफ्जों में लेके चलूंगा, लॉन्ग टर्म तक मुझे डेप्थ जाना नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन में हैशिंग की आपको बता देता हूँ कि किसी भी डेटा जैसे नाम, पासवर्ड, नंबर को एक छोटी और यूनिक नंबर में ना ये कोड को बदल देता है। अब ये क्या करेगा कि अगर नाम होगा, पासवर्ड होगा, नंबर होगा, तो इसको यूनिक नंबर में ही कन्वर्ट करके अब हैश वैल्यू दे देगा, हैश नंबर दे देगा। ठीक है। ये क्या, ये मैक्सिमम टाइम पे हमारे पास डिक्शनरी और सेट में ऑटोमेटिकली होता है, तो हमें इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप डिक्शनरी और सेट में जब यूज करते हैं तो ये खुद ही उसको हैश वैल्यू असाइन कर देता है, ताकि इन फ्यूचर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हमारे चेंज ना हो। इसमें एल्गोरिथम्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अभी कोड कोड की तरफ जाएंगे तो उसमें बता दूंगा। अगर मैं अभी इसकी आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि एक स्कूल है, उसमें मेरे 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब सब स्टूडेंट्स के नाम अलग अलग है। अब इनमें 3 आ गए हमजा, मिसाल हमजा कर दो, अरीबा कर दो, और साथ में कोई और कर दे, हबीब भाई कर दे। तो स्कूल सिस्टम, अगर स्कूल का मैकेनिज्म पूरा बना होगा तो वो क्या करेगा, अगर कोई बोले कि भाई आप हमजा का रिकॉर्ड मुझे दे दें, तो हमजा का रिकॉर्ड, जाहिर सी बात है एक हमजा होगा नहीं, मुख्तलिफ हमजा होंगे, मल्टीपल लोग होंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफिक रोल नंबर देगा। तो रोल नंबर अभी हम क्या समझेंगे, हैश वैल्यू ही समझेंगे। हमारे पास हैश वैल्यू कहलाती है रोल नंबर, क्योंकि हैश वैल्यू भी हमारे पास यूनिक होती है। ठीक है। अब जब सिस्टम को बताया जाएगा कि भाई आप हमजा, या उसको हैश वैल्यू दी जाएगी कि भाई आपकी हैश वैल्यू है 158, आप इसको निकाल के दे देगा। तो जितने भी हमजा होंगे वो उसको टैकल नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे पास यूनिक हैश वैल्यू होगी उसको वो फाइंड करके आपको डेटा दे देगा। ठीक है। हमजा का जैसे कि मैंने 158 का बताया, तो 158 आपकी हैश वैल्यू जो होगी वो आपको दे देगा। ठीक है। उसके सारे डेटा, हैश समझ में आया सबको? अच्छा।
अब अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में इसका कहाँ पे यूज आएगा? तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक अगर नाम ले लूँ, डिक्शनरी डिक्शनरी में मैंने एक नाम ले लिया ब्रैकेट्स में, तो उस नेम का जो है ना वो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करेगा, हैश बना देगा बैकग्राउंड पर। उसको आपको बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, वो खुद ही ये सारा काम कर रहा होता है, डिक्शनरी और सेट। ठीक है। अब मैक्सिमम यूज पाइथन में इसका हमारे पास आता है डेटा साइंस वगैरह के उसमें केसेस में, जैसे कि बैंकिंग वगैरह का जो आर्किटेक्चर होता है पूरे सब कुछ, इनका मैकेनिज्म पूरा चलता है। तो उसमें हमारे पास हैश वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और मोस्ट ऑफ टाइम हैश वैल्यू हमारे पास उसी में ही यूज होगी जब हम किसी भी सिक्योरिटी पर्पस रिलेटेड एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है। हैशिंग समझ में आ गई तो मेरी हैश की तरफ बढ़ो। ठीक है। अच्छा, अब रिहैश हमारे पास क्या है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में ही लेके चलूंगा, लॉन्ग लॉन्ग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रिहैशिंग का मतलब नाम से ही आप लोगों को मतलब इसका पता लग गया होगा कि ये रिहैश करता है, यानी कि आपके पास रीअसाइन करता है। ठीक है। आपकी हैश वैल्यू को ये रीअसाइन करेगा। ये केसेस कब आते हैं, रिहैश का इस्तेमाल कब आता है? ये भी पाइथन खुद ही करता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ये पाइथन खुद ही करता है। लेकिन इस टॉपिक का जो है ना, टॉपिक को समझना लाजमी। अब फॉर एग्जांपल मैंने हैशिंग की हुई है किसी भी उसमें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 लोकर, ठीक है, 10 लोकर है मेरे पास, और उसमें हमजा ने नंबर 2 लोकर बुक कर दिया। ठीक है। एंड अब कोई और आया अली के नाम से, उसे भी लोकर नंबर 2 चाहिए। अब हमजा को भी लोकर 2 चाहिए एंड अली को भी लोकर 2 चाहिए। तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, इसका क्लैश आ गया कि एक लोकर हम दो को असाइन नहीं कर सकते। अब हैशिंग भी सेम इसी तरह काम करती है कि अगर पाइथन के अंदर सेम हैशिंग का क्लैश आ जाए तो वो क्या कर देगा, वो उसको रिहैश करके या तो टेबल का साइज बड़ा कर देगा, या फिर उसको जो है नहीं रिहैश वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की तरफ, आपको लॉकर्स का मैं एग्जांपल बताया, तो ये क्या करेगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा ना कि अली बोलेगा कि मुझे भी लॉकर 2 चाहिए, हमजा बोलेगा मुझे भी लॉकर 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ गई, यानी क्लैश हो गया, दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो सिस्टम की तरफ अगर हम जाए तो सिस्टम आपको रिटर्न में क्या देगा कि भाई सॉरी, मेरे पास जगह नहीं है, चलिए या तो हैश करते हैं, नई तरीके से हैश बनेगा, और या फिर क्या करेगा, मजीद लोकर्स ऐड कर देगा, यानी मजीद टेबल ऐड कर देगा। ये डिक्शनरी और सेट के अंदर खुद ही ये सारा काम होता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर मैं आपको एक फीचर इसके बता दूं कि फीचर क्या है, तो हैशिंग का जो है डेटा को एक शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। रीहैश क्या करता है, जब जगह कम हो या क्लैश आ जाए, नई हैशिंग दोबारा कर देगा, यानी उसको नई हैश वैल्यू असाइन कर देगा खुद ही। अब हैशिंग में क्या दूसरा फीचर क्या आएगा हमारे पास, फास्ट एक्सेस, डेटा सिक्योरिटी और सर्चिंग। कि सर्च हो, फास्ट एक्सेस होगा, आप जैसी हैश वैल्यू देंगे वो फौरन से आपको निकाल के दे देगा, क्योंकि ये पाइथन का बिल्ट इन सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म। ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई तो काइंडली बता दे। अच्छा, अब हम चलते हैं कोड की तरह। अच्छा, कोड में मैं ना आपको प्रॉपरली सेक्शन वाइज बता देता हूँ कि कोड मेरे हाथ में लिखा है। तो एक second। हमजा टाइम लिया, थोड़ा सा पास करना इसको। 6 मिनट। हाँ, मैं इजीली बस निकाल। अच्छा, अब कोड का सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे अब सबसे पहले मेरा टेक्स्ट में मैंने नाम लिखा हुआ है हमजा, एंड हैश वैल्यू उसको लिखी है इक्वल्स टू हैश टेक्स्ट। अब पहला पार्ट हमारे पास ये वाला है जो अभी हमजा भाई ने ओपन कर रखा है। ठीक है। अब इसको अगर आप रन करेंगे, आप रन कीजिएगा हमजा भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर देखो, पहले CLS कर लेना ताकि सारा हट जाए। अब ऊपर देखो, ओरिजिनल टेक्स्ट मेरा आ रहा है हमजा,
उसकी हैश वैल्यू क्या आ रही है, नंबरिंग में आ रही है। अब अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, आप ऐसा ना हो कि आप अपने लैपटॉप में हमजा लिख के और फिर उसकी हैश वैल्यू कुछ और आ जाए, आप कहेंगे ये तो कुछ और आ गया। तो हैश वैल्यू हमेशा जो है ना रैंडम दी जाती है, ये कुछ भी दे सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल हैश का फंक्शन इसके साथ अटैच कर दिया। तो सब बढ़िया है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे मैंने हैश का दे दिए, तो यहाँ पे हैश वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो की तरफ हम चलते हैं, नीचे नोट कीजिएगा। दानियाल हाशिम, दानियाल भैया, और 2 मिनट दानियाल। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे टाइम कम रह गया। अच्छा अब देख, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड सिनेरियो में मैंने एक हैशलिप मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। तो हैशलिप अब हमारे पास ये क्या चीज है, हैशलिप, ये एक सिक्योर मॉड्यूल है पाइथन का, जो कि हमारे पास हैशिंग सिस्टम पर ही काम करता है, मैकेनिज्म पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने हमजा लिखा है, हमजा स्ट्रिंग SHA-256 एल्गोरिथम से हैश किया है। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक एल्गोरिथम सिस्टम है जो इस हैश को कंट्रोल कर रहा होता है बैकग्राउंड पर। अब जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का होगा, उनको ये एल्गोरिथम से ज्यादा आइडिया होगा। मैं खुद सेकंड ईयर का हूँ, तो एल्गोरिथम्स मैंने इतने पढ़े नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सिर्फ 2 एल्गोरिथम्स ही पढ़े हैं, SHA-256 एंड नीचे MD5 के नाम से एक आएगा रेडिएशन के टाइम पर, तो वो दोनों, ठीक है। अब ऊपर कीजिएगा। अच्छा अब ये क्या करेगा, टू SHA-256 एल्गोरिथम अगर आप इसको रन करोगे, तो ये आपको जो है ना 64 कैरेक्टर्स का हेक्साडेसिमल में हैश वैल्यू दे देगा। तो आउटपुट आया, अब देखिए ऊपर ओरिजिनल टेक्स्ट है हमजा, नीचे आपके पास 64 कैरेक्टर्स में हेक्साडेसिमल में आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा भी है SHA-256 हैश, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, SHA-256 एल्गोरिथम समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अब इसमें एक और चीज मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि 64 क्या, 64 कैरेक्टर्स हेक्साडेसिमल, ये आपको खुद ही ऑटोमेटिक फिक्स्ड जो है हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स दे देगा 64। किसी भी आप हमजा की जगह कुछ और लिख देंगे तो ये आपको कुछ और वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा आप नीचे आइएगा, रिहैशिंग पर अब हम आते हैं, जहाँ पे हमने MD5 एल्गोरिथम का यूज किया है। टाइम कितना रह गया ये देखो। अच्छा 2 मिनट्स रह गए, 1 मिनट रह गया। नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। सेशन में रिहैशिंग करवाते हैं, ठीक है। आप लोग, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लो। और मुझे नहीं पता कौन सी क्लास है, लेकिन काफी अच्छा पढ़ा है, बेहतरीन माशाल्लाह। ट्यूसडे की है। बेहतरीन बेहतरीन, काफी काफी आगे निकल गए माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ना जाए थोड़ा सा मोटिवेट करें, इस तरह की क्लासेस लेते रहे, ताकि जो स्टूडेंट्स थोड़ा पीछे रह गए वो कवर कर सके। बेहतरीन। जी और बताएं क्या पढ़ा रहे थे अभी? अभी तो मेरा कुछ चल रहा था, रिहैशिंग और हैशिंग का टॉपिक। बेहतरीन। टेस्ट भी है ना, टेस्ट अभी शायद इनको अनाउंस हो जाए। ये कौन है? लगा लिया योर क्लास। अच्छा अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, एक क्लास में। बस ठीक है, मैं देखने आया था, बस मैं चलता हूँ फिर। बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आपको माशाल्लाह। ओके, ओके सर, जजाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कंटिन्यू हम भाई, हाफिज। ओके, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।
ये हैशिंग वाला ओपन कर ले, थर्ड पार्ट हमारा लास्ट में। हाँ, जी कंटिन्यू। एक सेकंड। अच्छा हाँ, ये है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने कोड में क्या करें, थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी मैंने सेम हैश को इंपोर्ट किया है मॉड्यूल को, क्योंकि ये जरूरी है हमारे हैश वैल्यू हैश पर काम करने के लिए। ठीक है, हैश और हैशिंग पर काम करने के लिए। अब इस पार्ट में मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने SHA-256 से हैश जनरेट करवा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने रिहैशिंग का कॉन्सेप्ट उसके नीचे करवा दिया। ठीक है, अब रिहैशिंग का मतलब होता है हमारे पास सेम इनपुट को किसी और हैशिंग एल्गोरिथम से दोबारा हैश करना। ठीक है, ये चीज समझ में आई या दोबारा बताओ थोड़ा और एक्सप्लेन करके। चलो कर दे एक दफा। चलो एक दफा मैं और बता देता हूँ। अच्छा, इसको ना मैं और इजी तरीके से ये बता सकता हूँ कि हमारे पास प्री हैशिंग, देखिए प्री हैशिंग यूज कब होता है मैं वो बताया। हैशिंग का सबको समझ में आ गया है कि क्यों हम यूज करते हैं और क्यों यूज किया जाता है, समझ में आ गया। अब प्री हैशिंग का भी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, अप्लाई रियल लाइफ का भी और ये सारी चीजें का। ठीक है, अब मैं आपको उसका बता देता हूँ कि रिहैश का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और किस लिए किया जाता है। अच्छा वो तो मैंने बता दिया, ठीक है कोड का बता देता हूँ। अब रिहैश का, यार एक तो लोग कितने आ रहे हैं, एक दफा आते ही नहीं है। एक सेकंड। चलो अच्छा, अब रिहैशिंग को अगर मैं बिल्कुल सिंपल एक ही लाइन में लेके जाऊं, तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि या सेम इनपुट को किसी और हैशिंग एल्गोरिथम से दोबारा हैश कर। अब इसका मतलब है कि मेरे पास पहले एक एल्गोरिथम चला, जो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर अभी, SHA-256 का एल्गोरिथम चला, उससे मैंने हैश निकाल दिया 64 कैरेक्टर्स का। वो सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने रिहैश कर दिया MD5 एल्गोरिथम को। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा बताएं, थोड़ा सा आप लोग भी बताएं ना, ताकि आप लोगों को भी याद रहे चीजें कि हाँ ये चीज पढ़ ले। ये चीज हमारा रिहैशिंग कहलाएगा। ठीक है, किसी भी सेम इनपुट, अब जैसे हमजा है, अब हमजा के ऊपर सेम इनपुट को किसी और हैशिंग एल्गोरिथम से मैंने उसको हैश करवा दिया। तो ये मेरे पास हैशिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए खींचा क्योंकि इसमें एल्गोरिथम्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, तो इसी वजह से मैं इसको ज्यादा एग्जांपल्स पे लेके चला गया। हैशिंग के लिए डिफाइन का यूज, अच्छा हाँ गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि हैशिंग में भी आप MD5 का यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं हैशिंग में MD5 का यूज करना चाहता हूँ, तो आप उसमें भी एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं MD5 का। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। अब वो नुकसान ये है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जितना मैंने पढ़ा है इसको, कि क्या गया कि हैशिंग, अगर मैं MD5 को हैशिंग में यूज करूँ तो उससे मुझे ये नुकसान आएगा, क्योंकि MD5 एल्गोरिथम जो है ये हमारे पास पुराना हो गया। ठीक है, ये एल्गोरिथम अभी हैशिंग के उसमें यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे पास हैशिंग में सिक्योरिटी पर्पस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। किसी भी बंदे का बैंक अकाउंट किसी और के पास लॉगिन नहीं करवा सकते, क्योंकि जॉब तो जाएगी, सीधा आप जेल भी जाएंगे फिर। तो इसलिए हम MD5 का यूज नहीं करते वहां पे, क्योंकि वो ओल्ड है। SHA-256 और इस मेरे ख्याल से 271 भी एक आता है एल्गोरिथम्स। तो ये सारे लेटेस्ट है जो हम अभी फिलहाल के लिए इसमें यूज करेंगे हैशिंग में। और रीहैशिंग हमारे पास क्या होता है कि सिंपल हमें सिर्फ वैल्यू जो है चेंज करनी होती है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए हम किसी भी और एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं जो हैश स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो। अब ये भी नहीं है कि आप कोई भी एल्गोरिथम उठा के इसमें लगा सकते एक्सक्यूज मी सर, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी जी जरूर। हैशिंग का, ये जो रीहैशिंग का प्रोसेस है, बेसिकली ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है, जो मैंने पढ़ा है अभी तक। इसको परफॉर्म करने की मेन वजह ये है कि हमारे हमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है किसी भी चीज की। मेमोरी हमारी जो है वो कवर हो चुकी है। जैसे आपने पहले मिसाल दी
कि एक ही दो बंदे डिमांड करते हैं कि हमें मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी चाहिए, उस हिसाब से तो कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए हम रीहैशिंग को इस्तेमाल करते हैं। उससे ये मेमोरी साइज जो है वो बढ़ जाती है, रीहैशिंग उसको इनहांस कर देती है वैल्यू को। अच्छी अच्छी। मैं भी इससे पहले एग्जांपल में मैंने यही कहा था कि वो टेबल के साइज को बढ़ा देता है। इसमें एक्चुअली टेबल के उससे ही काम किया जाता है हैशिंग में सारा। तो वो क्या करेगा कि टेबल की साइज को बढ़ा देगा। अगर 10 है तो 20 कर देगा, 20 है तो 40 कर देगा। ठीक है। ऑलराइट। ओके। हैशिंग और हैशिंग का सबको समझ में आ गया। अब कोड रन कीजिएगा। नीचे करिए। अब यहाँ पे देखो, ऊपर मेरे पास क्या आ रही है, SHA 256 की हैश वैल्यू आ गई। ठीक है, जो हमने पहले भी निकाली थी, लेकिन ये वो 64 कैरेक्टर्स की हमारे पास हैश वैल्यू आ गई है। क्या है, हैशिंग। अब नीचे क्या है, MD5 एल्गोरिथम के थ्रू मैंने इसको री हैश करवा दिया। तो इसने इसको क्या कर दिया, एक न्यू हैश वैल्यू असाइन की। अब जो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था ना, कि MD5 ओल्ड हो गया है और SHA हमारे पास लेटेस्ट है, तो यहाँ पे कंपैरिजन आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा है कि रीहैश जो है वो हमारे हैश फंक्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये उसकी तरफ वैल्यू इसको असाइन कर रहा है, ज्यादा सिक्योरिटी वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया हैश का कॉन्सेप्ट? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ताकि फिर ये लोग आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो ठीक है guys, आप लोग अभी अपना दवाई कंटिन्यू कर ले, मैं म्यूट हो जाता हूँ। दवाई जी सुन रहे हैं? जी 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 आ, जी ये जी ऊपर सुना। आप जो ऊपर आप आपने हैशिंग की जो की थी ना, वहां पर आपने स्ट्रिंग के साथ यूज की थी करना। जी पर इससे भी ऊपर थोड़ा जाए तो पहले वाली एग्जाम्पल नहीं थी आपकी, यहाँ पर हम्म। यहाँ पर आपने सिर्फ स्ट्रिंग के साथ की थी, तो वहां पर वो रैंक पहले जो आर्टवर्क हमारे पास आ रहे, हाँ वो कर सकते हो। तो उसका मतलब ये आप जो चाह रहे हैं नंबर वगैरह इंटीजर वगैरह के साथ कर सकते हाँ इंटीजर के साथ अगर करेंगे तो हो। हाँ, नंबर के साथ भी कर सकते आप नंबर के साथ ट्राई करके देखिए। हैं। हैश ये हमेशा कर ले। हम जब एक दफा नाम को हटा के वो कर दो, नंबर कर दो। सबसे पहले वाला जो पार्ट है टॉप पर, इसको कर दो। नहीं, नंबर एक्चुअली नंबर डाल। हाँ, अब इसका जो हैश बनेगा ना, तो वो आप देखिए यहाँ पर शायद ऊपर होगा वो ये मैं, हाँ वो मुझसे गलती हुई है, वो मैं 2 दफा इम्पोर्ट इसको कोड मैं कमिट कर देता हूँ। हाँ, पहली वाली एग्जाम्पल ना जो कि 2 दफा आपने वो रैंडम हैश निकाली थी, वो है। जी जी, आप इसकी बात कर रहे हैं ना जो अभी ऐसे में लैपटॉप ये वाला। हाँ, हाँ, इसका इम्पोर्ट मैंने कल से कमिट कर दिया था इस वजह से। एक मिनट, ये नहीं है शायद, हैश वाली चीज नहीं हो ऊपर अच्छा, वो नॉर्मल नॉर्मल हैश की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले पार्ट ये वाला, अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ इसकी बात। हाँ, लेकिन इसमें मैं आप ये आपको जो है ना हैश वैल्यू सेम नंबर असाइन करेगा। आप हमसे कोड आपको कुछ भी कर दो। आप नंबर बोल रहे थे ना, नंबर सही है। हाँ नंबर डाल। आप हाँ, इसको मैं आप पहले कमिट कर दो पूरा कोड यार। अच्छा, सही है। ठीक है, इसके हैश वही बना। इसका हैश नहीं पता। हाँ, नहीं बना। मैं कोई और नंबर भी अगर डाल के देखूँ तो। मेरे पास एक मिनट, मेरे पास तो इसका हैश नहीं पता। हाँ हमसे मेरे पास नहीं शेयर नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, आपके पास हो रही है क्या स्क्रीन शेयर?
मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है सब? मेरे पास नहीं आ रही थी। हमजा तुम देखो जी शेयर हो रही है। तो। अच्छा बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा, इसका वो बोलने इसका हैश क्यों नहीं बना, नंबर का हैश क्यों नहीं बन रहा? देखो नंबर जो है ना वो आपको पास होती है कि नंबर्स में होता है ऑलरेडी। अब उसका आप क्या है, आप कोड जब लिखते हो आप कोड क्या करेंगे उसका कि उसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मैंने लिख दिया 1 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया, तो पासवर्ड हमेशा हमारे पास बैंकिंग के उसमें जब यूज होता है तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स की तरफ जाता है ज्यादातर। ठीक है, उसमें नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स सारी चीजें आ गई। अगर अभी आप यहाँ पे इसको नंबर असाइन करोगे ना तो ये सेम टू सेम हैश वैल्यू देगा। अब इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, मतलब डबल कोटेशन लगा दो नंबर को। हाँ अब इसको रन कीजिएगा। अब क्या आया, हैश वैल्यू आ गई। तो जब भी आप मैं मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी पर्पस पे हम जब भी जाते हैं ना तो उसमें हम नंबर को नहीं लेते। वो इसका रीजन ये है हमारे पास क्योंकि हम नंबर पासवर्ड, अब आपका जैसे पासवर्ड है फॉर एग्जांपल, आपका पासवर्ड है या मेरा आपने मैं ले लूँ हमजा@123, तो इसमें मेरे पास क्या आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। तो इसलिए हम हमेशा जो है ना सिक्योरिटी रिलेटेड चीजों को स्ट्रिंग में लेते हैं। अगर अमजद भाई को इसके हवाले से कुछ और ज्यादा आइडिया हो तो बता सकते हैं। बाकी जितना मैंने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग ही लेते हैं कैश वैल्यू के लिए। स्पेशल कैरेक्टर्स और ये सारी चीजें हमारे पास स्ट्रिंग में आती है, भले वो नंबर हो भले वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो, ये हमेशा आप स्ट्रिंग समझना। ठीक है। हाँ असल में ना पाइथन में ना हैश रैंडमाइजेशन नाम की एक चीज होती है जो कि हैश टेबल के अंदर होती है, सी पाइथन की हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। तो वो वो यही चीज ये है। वो नंबर्स की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की वो हैश हैश ट्यूनिंग होती है ना, वो नहीं बनाता। और हम्म, ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपको हमेशा रैंडम हैश ही देगा, तभी भी आपको सेम हैश नहीं देगा। और सेम उसका यही वजह है, अगर आप यही उसको वजह है जो जी सेट के अंदर ऑर्डरिंग की जो वजह होती है ना कि ऑर्डर नहीं होते, यही वजह है कि स्ट्रिंग से अगर आप ट्राई करें ना सेट जी के अंदर डालने से उसकी जो ऑर्डर होगी ना वो तब्दील होगी, लेकिन नंबर जानेंगे ना तो नंबर की जो ऑर्डरिंग होगी ना वो तब्दील नहीं होगी। आपको इसका भी बिल्कुल, क्योंकि किस चीज की सेट्स में होती है ना रैंडमाइजेशन, वो सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए होती है, हम्म, तो वो नंबर्स के लिए नहीं होती। हम्म, हाँ वो तो है। इसीलिए नंबर ना मैं ज्यादातर आपको ऑर्डर दिखते हैं। जी मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, नंबर वो अलग चीज है, जो आप सिनेरियो बता रहे हो ना वो बिल्कुल अलग जा रहा है। तो ये हैशिंग का जो है ना इसका सारा कॉन्सेप्ट आपके पास स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है। आपके पास स्ट्रिंग होना लाजमी है। अब स्ट्रिंग हाँ आप वो उसके स्ट्रिंग अंदर में भी नंबर पास करें। अब आप स्ट्रिंग में भी जी जो रैंडमाइजेशन होती है ना स्ट्रिंग में, इसको डिसेबल भी कर सकते हो आप। एक कमांड चला के हैशिंग में वो मेरे ख्याल से मैनुअल डिसेबल होगा। हाँ एक Excuse कमांड me? होती है। जी सर एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि टाइम तो काफी कम है, और दूसरा स्टूडेंट्स को जो समझ भी आया है ना हैशिंग रीहैशिंग, वो हमारे इस कॉन्सेप्ट से जो है काफी दूर जा रहे हैं। आपने सर जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा अलग है, वो आप जो है बाद में सर से ग्रुप पे भी पूछ लीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो इतने लेवल पे नहीं आए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, और हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जो मैंने एक मैसेज देखा था वो नंबर का, अच्छा उसका आपके उससे कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये हैशिंग रिहेशिंग बेसिकली स्ट्रिंग पर अप्लाई होती है, नंबर का हैश नहीं बनता। नंबर एज इट इज वो रिटर्न कर देता है। जब इसके एग्जांपल ये है कि जब भी आप किसी पासवर्ड को एंटर करते हैं किसी वेबसाइट पर, वो आपको पासवर्ड का इंडिकेट कर रहा होता है कि वीक पासवर्ड है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इसका रीजन ये होता है वो पीछे उसके मल्टीपल हैश बनाता है। जब उसके हर दफा आपको एक नया हैश देगा वो, तो इस यही रीजन होता है आपका कि आप नंबर नहीं पास करते, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ता है उसका। समझ में आई आपके, जिन्होंने पूछा था कि नंबर में कंफ्यूजन हो गई? बताइए, रिस्पॉन्ड करिए जल्दी। चलो ठीक है।
चलो ये टॉपिक हमारे पास हो गया है अच्छा, वो बहुत अब्दा ने बहुत अच्छे से समझाया। अब्दा एक्सलेंट, बहुत अच्छे से पढ़ाया तुमने, बहुत अच्छा पढ़ाया। हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे तुमने। अच्छा चलो अच्छा। फिर आपको अब खुद याद कंटिन्यू। अब एक ये इस छोटा सा टॉपिक है कि वाई एंड वाई वी यूज टपल, तो ये मिस आप गाइड कर दें। अच्छा, मैं गाइड कर देती हूँ। अच्छा, बेसिकली आप सबको पता है टपल क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है हमारे पास, ऐसी डेटा टाइप जो चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, हम टपल को क्यों यूज करते हैं और हमें कब यूज करना चाहिए? भाई टपल को हम तब यूज करते हैं और वहां यूज करते हैं जहां पर एक तो हमें डेटा चेंज ना करना हो, ठीक है, हमें फास्टर डेटा चाहिए हो, ठीक है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम डिक्शनरी में एज अ की टपल को लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स या कुछ सिनेरियोज आप कह सकते हैं कि इसमें इस वजह से है कि जब हमें ऐसा डेटा जो हमें चेंज ना करना हो, ठीक है, उसको वही रहना हो, हमें आगे भी उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, तो हम वो टपल में रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई पासवर्ड वगैरह हो गया या कोई और दूसरी चीज हो गई, ठीक है, जो हमें हमें पता है कि कांस्टेंट रहनी है भाई, इसको इसको चेंज नहीं करना, तो वो फिर हम टपल में रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टपल जब हम यूज करते हैं ना, तो इसमें जो है चीजें फास्ट हो जाती हैं, इसमें हैशिंग आ जाती है, क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप है ना। हैश जो है वो इम्यूटेबल चीजों पे लगता है, ठीक है, कभी भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स पे नहीं लगता। तो हैश की इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो है सिक्योरिटी काफी अच्छी हो जाती है, काफी टाइट सिक्योरिटी हो जाती है इसकी, ठीक है। अगर इसी तरीके से इसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहें, ठीक है, टपल को अगर हम कोई किसी एक वैल्यू को एक्सेस करके चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई चीज रिमूव करना चाह रहे हो या और मजीद कोई चीजें हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें एरर देता है, ठीक है जी। क्लियर है सबको? और अगर हम देखें टपल हम जब यूज करेंगे, टपल और इसमें डिफरेंस होता है। टपल हम जब यूज करेंगे जब हमें एक फिक्स डेटा चाहिए होगा जो बाद में जाके चेंज ना हो। जैसे इसमें हम अपना सेंसिटिव कंटेंट जो होता है, जिसको हमें हाइड करना होता है, वो चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अपोजिट लिस्ट में हम अपनी मर्जी से कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं जो कि बाद में मॉडिफाई भी हो सके। जैसे मैं उसमें कोई अपना पासवर्ड तो नहीं डाल सकता, क्यों, मुझे पता है कोई भी आके उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। सही है, तो टपल हम जब यूज करते हैं हमें फिक्स या कांस्टेंट चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करनी हो। ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो मेरे ख्याल में इसको रन करने की जरूरत भी नहीं है, सब आपको पहले से पता होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इफ एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन तो आप बताइए। ओके, सो लेट्स। अच्छा, अब हमारा ये न्यू टॉपिक है जो कि मॉड्यूल सिस्टम का है। अब मॉड्यूल से सब लोग वाकिफ होंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। अगर किसी को पता है तो माइक ऑन करके थोड़ा सा बता दे, ताकि आइडिया हो जाएगा आपको कितना मॉड्यूल का पता है। Any- कोई नहीं। हाँ, मैं आप बता रही है या मैं डायरेक्ट कोड रन करवा दूँ? सर आप जो है कोड भी समझाते जाएं और साथ साथ रन भी करते जाएं और उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी दीजिएगा, क्योंकि मॉड्यूल अच्छा, का सबको आइडिया है। डन। अच्छा, मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन रखे हुए होते हैं बैकएंड पे। हम उनको जस्ट अपने सिस्टम पे इंपोर्ट करते हैं और यूज कर सकते हैं। कोई बाय डिफॉल्ट वो होते हैं हमारे पास मॉड्यूल्स, को जहाँ अपने कस्टम मॉड्यूल्स बनाते हैं। जैसे जो सामने एग्जांपल लिखी हुई है आपकी, ये पूरी, ये सॉरी यार, जो क्या हो गया ये जो सॉरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये जो हमारे पास सामने एग्जांपल लिखी हुई, हमें अपने कस्टम मॉड्यूल हमने बनाया है ये। इसमें मैंने देखे कुछ भी हमने इसके अंदर प्रिंट नहीं कराया है फिलहाल। तो अच्छा, इसका कनेक्शन कहाँ से है, मैं आपको पूरा इसको रन बार बार रन करके दिखाऊंगा, एक मिनट। अच्छा, ये दो फाइल्स हैं मेरे पास। एक माई मॉड्यूल की जो मैंने अपना मॉड्यूल बनाया है, और एक मेरा मेन डॉट पी वाई की फाइल है। अच्छा, अब देखें, ये इम्पोर्ट इस कीवर्ड से सब वाकिफ होंगे, इम्पोर्ट। अब मैंने इम्पोर्ट क्या करा है, माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल क्या चीज़ है, जो मेरी फाइल कस्टम बनी हुई है, ये मेरा कस्टम मॉड्यूल है। मैं चाह रहा हूँ, अच्छा, क्लास के अंदर आपने कॉन्सेप्ट देखा हो इनहेरिटेंस का, तो ये सिमिलर टू इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं। इनहेरिटेंस नहीं है, बस समझने के लिए इसको समझ लें कि हम एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल, एक फाइल को दूसरी फाइल से इंटरलिंक करवा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि
मैंने कोड यहाँ लिखा और मैं चाहूँ उसका आउटपुट यहाँ यूज करना, तो मैं इसको बाय कोड मैं इसको यूज कर सकता हूँ। Excuse me, Hamza, can I say something? यस यस यू कैन। अपने मॉड्यूल्स जो है वो सेट ऑफ रीयूजेबल कोड होता है। जो भी कोड हम एक दफा बना के, जैसे फंक्शंस को हमने इस्तेमाल करना होता है, फंक्शन बना दिया फिर वो हम कहीं भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ही उसी कोड के अंदर। तो उसके अंदर किसी एक मकसद हम प्रोग्राम बना देते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस मेथड्स कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, उनको हम चाह रहे हो कि दोबारा बार बार लिखना ना पड़े, तो उसको हम स्टोर करके फिर हम कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक तरह से मॉड्यूल हो गया हमारे लिए। तो सेट ऑफ रीयूजेबल कोड को हम मॉड्यूल कहते हैं। बस इतना ही। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सा गाइड करा। अच्छा, अब जैसे एक मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया जल्दी से, ये बिल्ट इन कोड मैंने यूज करा है। इम्पोर्ट मैथ, मैथ एक लाइब्रेरी है आपकी जहाँ पे आपको सारे मैथ के मेथड आपको मिल जाएंगे, लाइक मैथ एसक्यूआरटी का, पाई का, और इसके अलावा हमारे पास मैथ सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद नमपाई की लाइब्रेरी भी है। रैंडम रैंडम भी एक इम्पोर्टेंट का हमारे पास मॉड्यूल है। ये हमारे पास जो कहते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। मैंने इसको कुछ नहीं करा, सिर्फ इम्पोर्ट, मैंने कहीं बनाया नहीं इसको, मैंने इम्पोर्ट करा है इसको बैकएंड से कि हाँ इसके पीछे एक लॉजिक लिखी है, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है इस पूरी लॉजिक के पीछे, वो कोड एग्जीक्यूट होगा इस जगह पे। इसके अंदर कुछ हमें मेथड्स मिलते हैं, लाइक मैं आपको अगर दोबारा रन करके दिखाऊं, जहाँ पे इसके अंदर सारे मेथड्स मौजूद है। अभी मैं फिलहाल एक नॉर्मल सा आपको दिखा रहा हूँ एसक्यूआरटी का, जो कि सिंपल स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट करके देगा। मैं फिलहाल के लिए इस कोड को प्रिंट करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि पहले हम बिल्ट इन मॉड्यूल समझ लें, उसके बाद हम इसको अपने कोड को भी रन करके देख लेंगे। हाँ, अब फिलहाल अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका आउटपुट मेरे पास जनरेट हो गया 5.0, इसका आउटपुट कैलकुलेट हो गया। सर सर पिकनिक नहीं चल रही यहाँ पे, ये पिकनिक नहीं है। पिकनिक नहीं है ये, प्लीज। आपके अच्छा, मैं समझा मेरी तरफ से गाने चल रहे हैं, अच्छा सॉरी। अच्छा, 5.0 का आउटपुट जनरेट हो गया, सही है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन था, बिल्ट इन मॉड्यूल था, सॉरी। अब मैं अपने कोड की तरफ मूव करता हूँ, सही है। अच्छा, अब मेरे केस में क्या है देखिए। कस्टम अब देखें, मॉड्यूल्स, मैंने हाँ जी बोले बोले। कस्टम मॉड्यूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कस्टम मॉड्यूल जो हमने खुद अपने बनाए कस्टम। अच्छा, मैंने अपना ये कोड रन करा जो कि माई मॉड्यूल डॉट पी वाई था। अब इसने कोई आउटपुट जनरेट नहीं करा, सही है, खुद ही जनरेट करा, तो मैंने इसको कॉल ही नहीं करा। अब मैंने कॉल कहाँ करा, इसको मेन की फाइल में मैं गया, मैंने अपना पहले मॉड्यूल इंस्टॉल कर इंपोर्ट करा, माई मॉड्यूल जो यहाँ फाइल का नेम है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब मैंने इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ग्रीटिंग का था, इससे माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट। क्यों ग्रीट कहाँ से आया, ये रहा ग्रीट, ये फंक्शन का नेम मैंने कॉल करा यहाँ से। माई मॉड्यूल के अंदर डॉट लगा के मैंने अपना मेथड निकाला, फंक्शन निकाला, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी कि मुझे ये चीज प्रिंट करानी है। पहला तो ये था। दूसरा दूसरा मैंने एक और फंक्शन बनाया ऐड का, तो दो आर्गुमेंट लेता है ए बी, और सिंपली वो रिटर्न क्या कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ए प्लस बी का। अब मैंने नंबर यहाँ से पास करे, माई मॉड्यूल इसके अंदर ऐड का फंक्शन था, वो ऐड करा, 5,3 पास करा, और मैंने सिंपली प्रिंट करा दिया अपने वेरिएबल्स को। अच्छा, वंस अगेन ये वेरिएबल नहीं पे बनाए तो कोई मसला नहीं, अब डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल करा दे। अच्छा, पहले हम अपने आसानी के लिए बनाते हैं कि कल को हमें अगर यूज करना पड़ा मल्टीपल टाइम्स तो हर दफा फंक्शन पास नहीं करेंगे, और ये बैड प्रैक्टिस में भी आता है। अब हम इस मेन डॉट पी वाई को रन करके देखते हैं। अच्छा, नाउ सी, आपका आउटपुट कहाँ से जनरेट हुआ, मेन डॉट पी वाई से। इम्पोर्ट मैंने बनाया क्या था अपना फंक्शन, मैंने अपना फंक्शन बनाया था माई मॉड्यूल डॉट पी वाई की फाइल में। इसको मैंने रन नहीं करा, मैंने इसको इनहेरिट कराया अपने मेन डॉट पी वाई से। यहाँ पर मैंने अपना जो मॉड्यूल था उसको जी, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। इम्पोर्ट करवाया, इनहेरिट।
हाँ इंपोर्ट करा है। मैंने इससे बोला कि मैं इस फाइल को इस फाइल से इनहेरिट करा है, ये बोला है मैंने। इंपोर्ट, फिर मैंने इस फाइल का नेम को इंपोर्ट करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो फंक्शन थे उनको कॉल करा, उनकी वैल्यूज पास करी और मेरा आउटपुट जनरेट हो गया। आई होप के मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आपको पहले से था और अब और हो गया होगा क्लियर। बताइए। अच्छा, आई थिंक सबको जो है मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड थोड़ा पार्टी मॉड्यूल्स क्या है? थर्ड पार्टी थोड़ा मॉड्यूल्स सा मैंने ये बिल्ट इन हमारे मॉड्यूल्स हैं ना जो हमने इंपोर्ट करे हैं। ये मेरा कस्टम मॉड्यूल है, ये मेरा मॉड्यूल्स ना, एक सेकंड सर। मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, बेसिकली मॉड्यूल्स के टाइप होती है, ठीक है। एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स हमारे पास, एक होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, और तीसरे होते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल कौन से होते हैं? जो पाइथन हमें खुद देता है, जैसे अभी सर ने लिखा था इंपोर्ट मैथ करके, ठीक है। तो ये बिल्ट इन बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन हमें खुद दे रहा होता है। दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, जो कि हम खुद बनाते हैं। जैसे अभी सर ने एक मेन डॉट पी वाई की फाइल में मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर माई मॉड्यूल डॉट पी वाई की फाइल में मॉड्यूल बनाया सर ने, और मॉड्यूल बना के मेन डॉट पी वाई फाइल में जो है उसको इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये हम खुद से बनाते हैं, उनको यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने स्ट्रिंगलेट पे काम किया था, ठीक है। इसको हम पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। बाहर से खुद से इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो होते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स बेसिकली एक रीयूजेबल कोड होता है, एक ऑर्गेनाइज कोड होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मॉड्यूल्स हम बहुत तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो सर ने करा है, ये इसमें इंपोर्ट मैथ सर ने लिखा है। अब मैथ की जितनी चीजें होंगी ना, वो इस क्लास में, या आप कह सकते हो इस फाइल में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एस्टेरिक करके हम यूज करते हैं, लेकिन वो एक बेहतर तरीका नहीं समझा जाता, ठीक है। इंपोर्ट एलियास करके हम करते हैं, एस करके उसको एक नाम दे देते हैं, शॉर्ट नेम, वो एलियास कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरे तरीके होते हैं मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल किस तरीके से होता है वो आप लोग बता रही है कि आप लोग खुद अब इसको डीपली पढ़ें कि मॉड्यूल फ्रॉम से करके भी मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। निकाल के हम पढ़ते हैं। फ्रॉम करके कह रहे पर्टिकुलर हैं मेथड्स हम इसमें इंपोर्ट करवा सकते हैं। फ्रॉम फ्रॉम करके हम तब करवाते हैं जब हमें स्पेसिफिक चीजें जो है उस मॉड्यूल्स में से, उस फाइल में से निकलवानी होती है। तब हम करते हैं फ्रॉम उस फाइल का नेम, और उसके बाद इंपोर्ट करके, और उसका एक फंक्शन या दो फंक्शन या तीन फंक्शन कॉमा सेपरेटेड करके हमें जितने चाहिए होते हैं हम स्पेसिफिक चीजें उसमें से ले रहे हैं, ठीक है। जब फ्रॉम मैथ करके हम यूज करते हैं, तो ये कुछ इसकी वेज है इसको यूज करने। क्लियर है सबको? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि ये दोनों फाइलें तो अभी हमारी खुली भी है, तो हम इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो क्या यही मॉड्यूल में किसी और प्रोग्राम में ओपन करवा सकता हूँ? आई थिंक इस तरीके से नहीं हो सकता, कभी ट्राई नहीं किया मैंने खुद से पर्सनली। हो सकता है सर हमजा ने किया हो या सर हमजा अली ने किया हो, तो उन्हें आइडिया हो, लेकिन मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया कि हम एक फोल्डर से या अलग प्रोग्राम में खोल सकते हैं। ऐसा में भी पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उसी फाइल में रहते हुए आप पहले मल्टीपल फाइल्स में उसको यूज कर लें, अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर से बाहर चले जाएंगे तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। अच्छा, एक्सटर्नली बैकएंड वगैरह, जैसे आप बैकएंड की साइड पे चले हैं वो एक अलग टॉपिक है। बैकएंड से आप ये होता है मल्टीपल फाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। ये बैकएंड का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इग्नोर कर देते हैं। आई होप का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू। जहन में आ रहा था क्वेश्चन। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, आप किसी को कोई बता दीजिए, कोई मसला हो तो, या फिर आगे मूव करें। लास्ट टॉपिक बचा इसके बाद। अच्छा, अब इंशाल्लाह फंक्शंस जी की तरफ क्लियर है। पढ़ते हैं फिर। आगे अच्छा, लास्ट लास्ट अच्छा अभी फाइल। अच्छा चले पहले ये हम फंक्शन देख लेते हैं, तो इजी टॉपिक है। सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये सारी बात पहले एक्सप्लेन कर रही हैं, फिर डायरेक्ट कोड में रन करके देख लें। तो चले आप डायरेक्ट कोड से इतना किसी को इशू नहीं होगा। फंक्शन तो सबको बनाना आते हैं, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पे डेफ से डिनोट करते हैं फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम, एक पैरामीटर और एक एज बाय डिफॉल्ट वैल्यू 18। अच्छा, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है हमारा, तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर ऑब्वियसली पास कर सकते हैं। ऐसा हमने जावास्क्रिप्ट पे भी देखा था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमने प्रिंट करा दिया हेलो नेम ये है आपका, और एज आपकी ये है। अच्छा, नेम मैं आउटपुट से बात कर रहा हूँ, और इनिशियली मैंने ली हुई है यहाँ पर एज 18। तो दो दफ़ा मैंने प्रिंट करा है यहाँ पर। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ।
भाई एक तो नाम भी बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं। ये जो ऊपर आपके पास प्ले का बटन आ रहा है ना, हाँ इस वहां पे से भी क्लिक रन कर दो, कर। खुद ही रन कर देगा। नहीं वो दूसरे फोल्डर में जाना पड़ेगा ना मुझे। तो नहीं सेम नहीं, फोल्डर वो ड्रैग आपकी नहीं करंट कर फाइल सकते को हम? ही रन कर देगा। कर सकते हैं, फाइल आप करें, डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। करके देखो। हाँ सही है, थैंक यू। अच्छा देखिए, ठीक है। ये आउटपुट हमारे पास आ गया। थैंक यू हमदा। अच्छा, पहले वाले में क्या था, देखिए पहले मैंने पास करा हेलो नेम। नेम मैंने पहले से आपने पास कर दिया था। और यू आर डैश, पहले वाला जब कोड चला तो उसके अंदर हमने जैसे यहाँ पे एज पास नहीं करी, तो एज हमारी 18 ही रही। अब मैं यहाँ पे अगर एज पास कर दूँ, अगर 22 पास कर सकते हैं हम यहाँ पर। नाउ देखें, उसने उसको ओवरराइड कर दिया। सही है। अब पहले 18 आ रही थी, अब हमारे पास 22 आ गई। तो डिफॉल्ट पैरामीटर का समटाइम्स यूज केस ऐसे होता है कि कोई यूजर अगर अपना ब्लैंक कोई फील्ड छोड़ता है, तो जैसे कोई लास्ट नेम की फील्ड उसने ब्लैंक छोड़ दी, तो उसकी जगह हम कोई अपना डिफॉल्ट मैसेज दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम जैसे हमजा है तो उसके लास्ट नेम में हेलो आ जाए, या एक्स वाई कोई भी आ जाए, यूजर करके कोई आईडी आ जाए। तो इस वजह से हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज करते हैं। अगर उसका कोई इतना कोड पे फर्क नहीं पड़ता, वो ओवरराइट हो जाती है वैल्यू। समझ में आया आपको डिफॉल्ट का? आगे मूव करें फिर। अच्छा, इसको कोड भी रन कर दिया खैर, तो कोई मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। अच्छा, ये भी सिमिलर ही है, सॉर्ट ऑफ फंक्शंस के टाइप है, आप कह सकते हैं। मैं भी वही करा, मैंने एक नेम एज पैरामीटर ले लिए, और मैं इसको अब एक्सटर्नली, अब मैं डिफॉल्ट से पास नहीं कर रहा, इनको मैं एक्सटर्नली पास कर रहा हूँ, जो काम पहले काम कर चुके हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? तो अच्छा, मैं इसको देखिए, जैसे एज यहाँ पे पहले लिखी हुई है और नेम यहाँ पहले बाद में लिखा हुआ है, तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। प्रिंट में जैसे नेम पहले लिखा हुआ है तो नेम पहले प्रिंट होगा, एज ऑब्वियसली बात है बाद में प्रिंट होगी। सही है, इसका मसला नहीं है, आपने एज पहले लिखा है बाद में लिखा। तो मैं रन नहीं कर रहा इसको, आप लोग समझ गए होंगे। रन भी करिए। चलो, तो यार 25 ईयर्स ओल्ड, सही है। आगे मूव करें। नेक्स्ट, चलो आगे यस। बढ़ते हैं। कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड हमने देख लिया। पोजिशनल आर्गुमेंट, अच्छा ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए, फंक्शन सारे और वो सबके टाइप फंक्शन की सिमिलर ही है। हमने फंक्शन बनाया हुआ है ग्रीड का, उसमें वैल्यूज पास करी है। पहले केस में हमने क्या करा था, एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करी थी। दूसरे केस में क्या करा था, जो हम पहले काम करते हुए आ रहे हैं, हमने डिफॉल्ट ऐसे पैरामीटर्स क्रिएट करे, पर आर्गुमेंट में उसकी की वैल्यू पेयर के साथ, सॉरी, एक हमने जो वैल्यू ली थी उसको वैल्यू के साथ पास कर दिया। ये दूसरा हमारा हो गया सही है। अब पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है, आप नेम और एज ले रहे हैं, तो अब पैरामीटर नेम है पहले, तो वो एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे स्ट्रिंग आए। मतलब कि आप विदाउट उसको ना, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब 25 और इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो ये आ गया। अच्छा, मैं इसको एक चीज देखना चाह रहा था, तो आपको भी दिखा दूं। 25, फिर अब क्या हुआ, ठीक है, नेम की जगह 25 प्रिंट हो गया। इस केस में हमारे पास हमें ख्याल रखना पड़ता है, जब हम डिफॉल्ट वैल्यू, जब हम वैल्यू, अब देखें 25 पहले है, इसने नेम की जगह क्या फिक्स करा 25, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 25। जबकि हमने जो लास्ट अपने वो देखा था, इसमें ऐसा नहीं था। हम पहले एज पास कर रहे थे, बाद में नेम पास कर रहे थे। मैं सर आई थिंक इसमें हम नेम हम इसकी वैल्यू के साथ पास कर रहे हैं। ऐसे अभी बात रहा था तो अपना सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, इस वजह से।
कोई ना। अच्छा आर्ग्यूमेंट के साथ पास हो मैं जाएगा। स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखिए हमें क्या समझा था, कुछ एक कीवर्ड है और एक पोजिशनल आर्गुमेंट हमारे पास। अब कीवर्ड पे हमें क्या एक, जैसे हम यहाँ से पैरामीटर के थ्रू पास कर रहे थे, एज इक्वल 25, नेम इक्वल टू नंबर। तो अब उससे फर्क नहीं पड़ता वो एज पहले लिखा हुआ है या बाद में। यहाँ पे एज पहले लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो एज बाद में प्रिंट हो रही है। सही है। अब और दूसरा केस में पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या है, जब मैं यहाँ पे विदाउट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने नेम का कीवर्ड यूज नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो अब वो नेम में जाके पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 25 नेम में चला जाएगा और एज में आपका आ जाएगी नंबर। तो इस केस में हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम बेहतर है कि कीवर्ड आर्गुमेंट ही यूज करें। एक टाइप चीज समझाने के लिए जरूरत थी तो समझा दिया। बताइए। जैसे मैंने इसको रन करके भी दिखाया था अभी, ये देखें पहले हेलो 25 आ रहा है, लेकिन नहीं, यू आर एम्प्लॉय ईयर्स ओल्ड, ये AI है। सही है। सही है। पोजीशन का ख्याल रखना आगे पड़ता है, पोजीशन। पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है पोजिशनल में, बिल्कुल। अच्छा अब हमारे पे क्या बचा, पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट। अच्छा ये समझते हैं पहले तो। अच्छा सारों को एक ही कोड लिखा हुआ है, एक फंक्शन बना है। अच्छा आप देखें, अब पोजिशनल पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट हम बैकस्लैश से यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इससे पहले के जितने पैरामीटर्स होंगे आप उसको बाय वैल्यू पास करें। सही है। बाय वैल्यू पास करें, लाइक जैसे हेलो नेम में हमजा चला जाएगा, एज में ये चली जाएगी। अगर मैं इसको इन केस नेम के साथ यूज करता, मैं पहले आपको आउटपुट रन करके दिखाऊँ उसका। हेलो हमजा, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। अच्छा मैं यहाँ पे एज चेंज करता हूँ बार बार ताकि चेंज होती रहे। 10 ईयर्स ओल्ड। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नेम पास करके देखता हूँ। नेम फिलहाल नाउसी, अब इसने एरर दे दिया मुझे। फिर ये पोजिशनल आर्गुमेंट में वो रिक्वायर्ड करता है खाली आप उसको वैल्यू पास करें इंस्टेड ऑफ कीवर्ड। और इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप बिल्कुल, जैसे मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफा। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई केस हुआ है, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ एंड यहाँ पर देता हूँ तो शायद ये वही चीज रन हो। हेलो 10, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट जब आप पास करते थे तो वो आप फिर आपको ओनली वैल्यू पास करनी पड़ती है वहाँ पे, ना कि उसके पैरामीटर के साथ, जैसे नेम इज इक्वल टू आपका। और समझ गए आप लोग होपफुली। ये चीज समझ में आ गई आपकी पोजिशनल आर्गुमेंट। वैसे इस वीडियो पढ़ाने का पर्पस यही है कि चीजें बहुत बेसिक है। मतलब ये कैसे, अगर एंड पे हम स्लैश लगा देंगे तो ये फिर हमें उसी सीक्वेंस में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। वैल्यू आप भले सीक्वेंस चेंज करते हैं, वो आउटपुट में फर्क आएगा। इसका पर्पस क्या होता है कि देखिए, मैं आपको अगेन दिखा दूं, अभी आउटपुट रन कर रहा है, सिर्फ बिल्कुल सही है। पोजीशन ओनली सही। आर्ग्यूमेंट होता है। ये देखें, ये आ गया मेरा आउटपुट। अब मैंने क्या करा, मैंने पैरामीटर यूज कर लिया इसके साथ। मैंने बोला नेम इक्वल टू, नेम ये है मेरे पास, और एज जो है मेरी ये है। बैक स्लैश, जैसे बैक स्लैश लगा हुआ है यहाँ पर, एज से पहले, एज के बाद सॉरी, तो एज से पहले बैक स्लैश से पहले आ रहा है नेम और एज। तो मुझे इनकी सिर्फ वैल्यू पास करनी है, ना कि इनके पैरामीटर्स। अब मैं जब इसका आउटपुट रन करूंगा, देखें इसने एरर दे दिया मुझे। जी जी, ओके ओके, आगे समझ। अब अगर मैं इसकी एक ये अगर हम कर सकते हैं, फिर हम बैक सिलेक्शन बाद अगर लगाए कोई वेरिएबल्स, तब क्या होगा, ये बोल लेना। हाँ मैं आपको उसका भी करके दिखाता हूँ। अभी रन करते हैं पहले इसको। सर ये फॉरवर्ड स्लैश है। इस बार ठीक। अच्छा देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड पर, जैसे हम पीछे देख चुके हैं पोजिशन आर्गुमेंट पास करते हुए कि आप विदाउट की यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, और पोजिशन ओनली आर्गुमेंट दोनों सेम मेथड है। इसने पूछा था सवाल कि अगर बाद में लगा पहले लगा, तो ये देख लें। तो मतलब हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं। शुरू में वैसे अगर मैं आपको एक बताऊं सीरियसली, तो आप क्यों लगाएंगे शुरू में, आपको पता है जब पीछे वैल्यू ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना लगाने का शुरू में। ओके। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जजाक।
अच्छा मिस आप कुछ बोल रही है? जी जी, मैं ये कह रही थी कि बैक स्लैश लगाने का या आप कह रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश, देखिए स्लैश ये हमारा जो है लगाने का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि हम कुछ वैल्यूज के बाद लगाते हैं और उससे पहले स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश से पहले जो हमारी वैल्यूज आई हुई होती है उसका स्लैश लगने का मकसद ये होता है कि भाई इससे पहले पहले जितनी वैल्यूज आई हुई है वो हमें पोजीशन वाइज ही देनी है, हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं देना, हमें कोई और दूसरे तरीके से नहीं देना, हमें इसको पोजिशनल वे में ही देना है। तो बैक स्लैश लगाने का ये मकसद होता है और इससे इसकी पहचान होती है कि ये पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बैक स्लैश से यही मकसद होता है कि आप सिर्फ इससे जो है पोजीशन पास कर रहे होते हैं, ठीक है, पोजीशन वाइज आप पास कर रहे होते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल अच्छे से समझाया। और जो बोल रहे थे कि बैक स्लैश का, ये देखें मैंने बैक स्लैश लगाया, उसके बाद मैंने इसका कीवर्ड पास कर दिया एज इज इक्वल टू 25, स्टिल जो है आउटपुट सेम आया, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया। सही है, इसी तरह मैंने प्रिंट कीवर्ड कर दिया। ओनली आर्गुमेंट भी है ना। जी, अब मैं इसको विदाउट अगर कीवर्ड भी दूं तब भी ये रन करेगा। लेकिन अगर मैं बैक स्लैश को एंड में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये मुझ पे लाजिम है कि मैं इसका कीवर्ड यूज ना करूँ। अगर मैं इसको, जैसे शुरू में था ये कोड सॉरी, तो अब उस पे जरूरी है कि मैं इस पे कीवर्ड ना दूं। समझ में आ गई आपकी? आई थिंक सबको क्लियर क्लियर है हुआ? सर। डन। चले, लाभ फंक्शन का जी लास्ट माशाल्लाह, वगैरह उसके बहुत बाद। अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स को। तो सारे फंक्शंस एक जैसे ही है, तो हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पोजिशन आर्गुमेंट यूज करते हैं हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे अगर मैंने नेम पास करा है तो नेम की जगह नेम ही जाना चाहिए। अगर मैं इसको 25 दे दूंगा तो ये यहाँ पे 25 प्रिंट कर देगा, आउटपुट गलत आएगा। तो कोशिश करा करें कि विद पैरामीटर्स को पास करा करें, लाइक नेम इज इक्वल टू 25 और नेम इज इक्वल टू हम एज इक्वल टू 25, ताकि अभी तो खैर ये एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है, कल को आपके पास आपको यही कोड में और पास करना पड़ेगा तो आप भूल जाएंगे कि मैंने नेम के कीवर्ड तो रखा था लेकिन किस जगह पे था, वो स्टार्ट में था, सेंटर में था, एंड में था। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिनेरियोस ऐसे होते हैं, तो बेटर कि आप पैरामीटर के साथ यूज करें। ओके। अच्छा, एक लास्ट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, दिस वन। अच्छा, ये टोटली नई चीज है। अच्छा, इसको पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये हमारे पास दो चीजें होती है, कमेंट ला के बता दूं। एक सिंगल स्टैटिक होता है, एक डबल स्टैटिक होता है। पहले आप सिंगल स्टैटिक से देखते हैं इसका पर्पस क्या है। देखिए, ये बिहेव करता है एज टपल। सिंगल स्टैटिक का मतलब होता है बिहेव करता है ऐसा टपल। डबल स्टैटिक यहाँ पे आप देखें पैरामीटर्स में, समझ जाइएगा यहाँ पे की वैल्यू पेयर है, यानी यहाँ पे हम डिक्शनरी बनाएंगे। अब जैसे भी मैंने कोड लिखा हुआ है, अच्छा पहले ये समझ में आया कि स्टैटिक और डबल स्टैटिक का मतलब क्या है? जल्दी बताइए। सही है। अब हम मूव करते हैं। अब जैसे पहले ही कोड आपको नजर आ रहा होगा, मेरे पास मैंने ग्रीड का फंक्शन है जिसमें स्टैटिक पास कर दिया। सही है। अब मैंने फॉर का लूप यहाँ पे क्या चलाया, क्यों चलाया? ज्यादा से ज्यादा फॉर का लूप क्यों चलाते हैं? मल्टीपल वैल्यूज के लिए चलाना है। मैंने एक वैल्यू पास नहीं कर ली, मैंने मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी। इस वजह क्या बताना है जरा बताइए प्लीज। स्टैटिक कैसे होता है स्टैटिक? स्टैटिक और अच्छा, स्टैटिक कुछ नहीं है, स्टैटिक बिहेव करता है एज अ टपल। जब उसका आउटपुट भी आएगा हमारे पास, जैसे हम जो उसको पास करेंगे तो वो टपल की फॉर्म में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टपल बनाया हुआ है हमने। सही है। टपल कैसे शो होता है? काउंट ब्रैकेट से। और डबल स्टैटिक का पर्पस क्या है? डबल स्टैटिक यूज होगा एज अ डिक्शनरी। आप की वैल्यू पर पास करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पास करूंगा, फिर यहाँ पर नेम ऐसा पास करूंगा, फिर मैं उसको, समझ में आ रही है आपके पास? ये अभी मैंने जब इसको यूज करा तो उसका मुझे आउटपुट एरर दे दिया, अगर आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर। समझ में आ रही है आपके? अब कोड की तरफ चलते हैं। स्टैटिक लगा दिया, यानी इसका मतलब ये आर्गुमेंट में तो ऐसा टपल बिहेव करेगा यहाँ पर, सिर्फ आर्गुमेंट आपके पास तो आउटपुट शो होगा। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर नेम, इन नेम, नेम ये कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, सबको पता है। और नेम्स वो पैरामीटर है जो मैंने यहाँ पास करा है। अगर मैं यहाँ पे हमजा पास करूंगा तो आपको हमजा पास करना पड़ेगा। और वही सिंपल मैंने हेलो हेलो के साथ प्रिंट करा दिया, नाम जो भी नाम मैं पास करूंगा। अब मैंने डिलीट का फंक्शन कॉल करा, मैंने नाम पास करा हमजा सारा, और ये तो आदि मैंने पास करा।
इसका आउटपुट सही है। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम इसमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं या मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज कर सकते टपल है, मैं आपको दिखाऊँ अगर देख लें। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। देखिए टपल तो मल्टीपल डेटा कलेक्शन है, आप कोई भी पास कर सकते हैं, बूलियन भी पास कर सकते हैं आप। हैं। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे जो है ना, पहले टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास हुआ करते थे ना रेस्ट पैरामीटर्स, कितने भी आप दे दो, ठीक है, ये उस वही चीज है। लेकिन इसका काम क्या है बेसिकली? इसका काम ये है कि जो है, ये रिटर्न में जो है, इससे डिफरेंस ये है कि रिटर्न में हमें टपल देता है, ठीक है। तो इसकी इससे आप पहचान रख सकते ठीक है, मैंने इसको विदाउट स्टैटिक लगाया, एरर दे दिया क्यों? वहाँ पे मैंने एक नेम पास करा हुआ है और यहाँ पे मैं 3 नेम पास कर रहा हूँ। वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक आउटपुट आएगा, जबकि यहाँ से 3 आउटपुट जा रहे हैं। इसने मुझे एरर दे दिया। सही है। यस। अब स्टैटिक लगाया मैंने, स्टैटिक और से क्या मुझे मल्टीपल एडवांटेज हुआ कि इसने मुझे अलाउ कर दिया कि आप जितने आर्गुमेंट पास करना चाहो विद वन कीवर्ड आप कर सकते हैं आराम से। सही है। ये जो मैंने पहले के 3 बताए थे फंक्शन, आई थिंक 3 या 4 टाइप, उससे डिफरेंट है थोड़ा ये ना, इसमें ये डिफरेंस है। सर एक डबल स्टैक वो नीचे है बिल्कुल, देखिए चलाते हैं इस बार, ये रहा डबल स्टैटिक वाला। अच्छा, और डबल हैं। अच्छा स्टैटिक सर, का मैंने आपको पॉसिबल हो तो डबल एस्टेरिक आप जो है थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कर कराऊंगा। लीजिए, ताकि इसके बाद बिल्कुल। जो है हम स्कोप्स देख लेंगे वेरिएबल के। अच्छा चले, अब यहाँ पर मैंने डबल स्टैटिक यूज करा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे की वैल्यू आर्गुमेंट जाएगा, एनी डिक्शनरी यूज करेंगे। अब मैंने चलाया कि मुझे प्रिंट क्या कराना है, की को भी चलाना है, वी को भी सॉरी की को भी प्रिंट कराना है, वैल्यू को भी कराना है। कहाँ से? इन्फो, इन्फो डॉट आइटम। ये सारे डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सारे आसान से कॉन्सेप्ट में, इसको लेके नहीं चल रहा। डॉट करके हमें मेथड मिलता है, लेकिन मुझे आइटम्स पे चलाना है, सारे आइटम्स पे, तो मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने प्रिंट क्या करा है, इसका की, उसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ से की बात करी नेम होगा कि एजीएस सिटी है, एंड जब मैं इसको रन करूंगा देखते हैं की वैल्यू करूँ, इसका आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ से इन केस नहीं देता, सी आउटपुट को एरर आ गया, तो ये बिहेव करता है एज की वैल्यू पेयर। अब मैंने इसको की नहीं दी, तो ये की को उसने एरर डाल दिया। समझ में सर, आपकी जो आप बोल रहे थे कि वो समझा दे मैं। सर सर है फॉरवर्ड कोई, सॉरी, अब फंक्शंस का टॉपिक वाइंड अप हो गया हमारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के फंक्शंस की टाइप्स होती है ये। अच्छा एक बार मैं क्लियर कर दूं कि ये ज़्यादा यूज होता है स्टैटिक और डबल स्टैटिक, तो ये आपके काम का हो सकता है। अब जैसा मैं इसमें बोला था, तो स्कोप बता देंगे, स्कोप वेरिएबल्स का थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, क्लास भी खत्म होने वाली है। अच्छा जी, मूव टू द स्कोप टॉपिक। तो स्कोप बेसिकली क्या है? हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सा वेरिएबल, ठीक है, कहाँ तक उसका स्कोप है, कहाँ तक उसकी जगह है। फॉर एग्जाम्पल एक हम बात कर सकते हैं, एक सरहद होती है ना भाई, हमें पता है पाकिस्तान की सरहद तक हमारी जगह है, इससे आगे हम बढ़े तो इंडिया वालों ने हमें पकड़ लेना है, ठीक है। तो वो चीज होती है, और इंडिया वालों के लिए इसी तरीके से होता है। तो इसी तरीके से एक रेंज बनी हुई होती है, एक स्कोप होता है, जहां से जो है वेरिएबल का जो है आगे नहीं जा सकता वो वेरिएबल। अच्छा, स्कोप में हमारे पास में बेसिकली 4 तरीके के स्कोप होते हैं। एक लोकल होता है, एक इनक्लोजिंग स्कोप होता है, एक ग्लोबल होता है और एक बिल्ट इन स्कोप होता है, ठीक है। लोकल स्कोप कौन से होते हैं? लोकल स्कोप वो होते हैं जैसे फंक्शन के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन के बाहर हम डिफाइन नहीं कर सकते उनको, ठीक है, उनको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो वो हमारे बेसिकली लोकल स्कोप कहलाते हैं, जो फंक्शन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप कैसे होते हैं? जो हम जो है बिल्कुल अपनी आप ऐसे कह सकते हैं कि फाइल से बाहर बिल्कुल डिफाइन करते हैं, ठीक है। फाइल से बिल्कुल बाहर आप डिफाइन करते हैं, वो आप जो है आपके फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और अपने लूप वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वो ग्लोबल स्कोप होते हैं, जो हर जगह अवेलेबल होते हैं आपको। इसके बाद आ जाते हैं इनक्लोजिंग स्कोप। अब इनक्लोजिंग स्कोप क्या है? अगर किसी ने टाइपस्क्रिप्ट में क्लोजर्स पढ़ा हो तो ये उसी से रिलेटेड चीज है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक आउटर फंक्शन है हमारे पास और एक इनर फंक्शन है।
अब आउटर फंक्शन में जो चीज लिखी हुई है, जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना, वो हम इनर फंक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। इनर फंक्शन उसकी जो है वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है और उस पर काम कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ हम देखें तो एक आउटर फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 20 और एक इसमें इनर फंक्शन है, ठीक है। अब इनर फंक्शन में भी वो जो है y का वेरिएबल हम जो है एक्सेस कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनक्लोजिंग स्कोप कहलाता है। अच्छा, इनर फंक्शन से जो है आउटर फंक्शन की तरफ जो है कोई भी चीज अगर इनर फंक्शन में डिफाइन हुई है तो आउटर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऐसे होता है कि जैसे इनहेरिटेंस होती है पेरेंट टू चाइल्ड, ये इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट हमारा जो स्कोप होता है वो होता है बिल्ट इन स्कोप। अच्छा, बिल्ट इन स्कोप क्या है? ये वो स्कोप होते हैं जो हमें पाइथन खुद देता है, ठीक है। जैसे कि प्रिंट का फंक्शन होता है, इसका सबसे जो है स्कोप सबसे ज्यादा बड़ा होता है कि आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन है, लैब का फंक्शन है, कि इस तरीके से इसके स्कोप होते हैं। अच्छा, स्कोप की ना थोड़ी सी हायरार्की होती है। ये मैंने जो है रीड में भी फाइल प्रिपेयर की हुई है, तो ये इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर हो जाएगी, तो आप लोग इसमें भी देख लीजिएगा और मजीद रिसर्च करके पढ़िएगा। इसमें इसकी एक जो है स्कोप की हायरार्की होती है LEGB रूल करके, ठीक है। इसमें अगर पाइथन में ऐसा आ जाए ना कि एक फाइल में, एक फंक्शन के अंदर या एक फाइल में कोड लिखा हुआ हो, उसमें लोकल स्कोप भी हो, इंक्लूसिव भी हो, ग्लोबल भी और बिल्ट इन भी हो, तो पाइथन सबसे पहले क्या देखेगा? पाइथन सबसे पहले देखेगा लोकल स्कोप, ठीक है। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन हुआ है, पाइथन पहले उसका लोकल स्कोप देखेगा, ठीक है। इसके बाद वो देखेगा इंक्लोजिंग स्कोप, ठीक है। दो अगर फंक्शंस हैं उनके अंदर वेरिएबल डिफाइन हुआ है तो क्या करेगा? अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को, तो वो उसको देखेगा। उसके बाद वो देखेगा ग्लोबल स्कोप को, जो बाहर सबसे मेन रूट पे हमारे डिफाइन हुआ होगा, वो उसको देखेगा, ठीक है। इसके बाद लास्टली वो देखेगा बिल्ट इन को, ये बिल्ट इन स्कोप को देखेगा जो हमारे प्रिंट के फंक्शन लैब के फंक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली इसकी एक स्कोप हायरार्की होती है जो कि हम सबको बेसिकली थ्योरेटिकली हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? मिस शरीफा, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल आप ऐड कीजिए। ये अभी आप जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे कि हम एक असल में पाइथन में कीवर्ड होता है ग्लोबल के नाम से, हम उसका यूज करते हुए उसको कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको फिर हम पूरे कोड में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे ग्लोबल का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। ग्लोबल कीवर्ड के यूज के बाद जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो पूरे कोड कहीं भी एक्सेसिबल होगा। बस ये ऐड करना चाह रहा था। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, लेकिन अभी हमारे पास जो है ना टाइम है इतना, और दूसरा स्टूडेंट्स जो है ना ये कोड से ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। हमारे पास ग्लोबल का भी कीवर्ड है और नॉन लोकल भी कीवर्ड है, लेकिन अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये अभी हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम होता तो इंशाल्लाह इसी क्लास में हम देखते, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह इनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे। 10 मिनट रहेगा, तो अगर कोई सवाल है किसी का तो बता दे, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे फिर। टेस्ट कब है? सॉरी। सवाल है कि टेस्ट कब है? ये सवाल का जवाब हमें भी नहीं पता। टेस्ट कौन से एमसीक्यूज वाला क्लास के? अच्छा, उसकी बात हो तो रही हमें पाइथन जब तक पढ़ा दी कवर करनी है। अकॉर्डिंग टू मी एंड सम स्टूडेंट्स के पाइथन के आई थिंक 10 स्टेप्स तक आएगा, तो वही कवर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि एमसीक्यूज के बाद आप आगे जब मूव करेंगे तो वहाँ पे क्लासेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा। आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले तक का या फिर लैब। ना ना ना, ये क्लास एग्जाम है। नो नो नो, क्लास एग्जाम है। अच्छा, चलो किसी को फिर क्वेश्चन है तो उसको टाइम ग्रुप में खत्म डिस्कस है। कर लेंगे अगर मुझे तो। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। जैसे